हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुफियान और आज मैं आपको पाइथन का सीरीज जो हमारा है वो कंटिन्यू करूंगा। तो आज हमारा पाइथन की सीरीज का लेक्चर 3 होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, इस सब के बारे में देखा। और हमने देखा था कि थोड़ा बहुत स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग के बारे कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे होता है, और एक दो फंक्शन के बारे, स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे। और हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा कन्वर्जन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सब के बारे में हमने बात किया है। अगर आपने बाकी दो लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं पाइथन के, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर 3। इसमें हम बात करेंगे यूजर इनपुट कैसे लेते हैं और थोड़े ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा ब्रीफ में बात किया था ऑपरेटर के बारे। तो आज ये थोड़ा और डिटेल में होने वाला है। और यूजर इनपुट कैसे लेते हैं ये भी। अब यहाँ से थोड़ा प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें चीजें होते हुए दिखती है। तो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ पाइथन के बारे। पाइथन के बारे हम तीन चीज जानते हैं अभी तक, कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो मैंने बता दिया था आपको कि क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, इसलिए ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये हमारा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ज़्यादा ह्यूमन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बोला था आगे बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा बताया था इसके बारे। और ये एक चौथा चीज ये आता है कि ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में क्या है, हम जब कोई डेटा स्टोर करते हैं और उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमें वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो मुझे 10 स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे बाकी लैंग्वेज में मुझे लिखना पड़ता है इंट a इक्वल्स टू 10। मुझे 10 स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे 10 का टाइप बताना पड़ा, इंटीजर का होता है। इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम इंट a करके स्टोर किया, इंटीजर टाइप का। तो ये हमें बाकी लैंग्वेज में करना पड़ता है। अब हम a को दोबारा ऐसे नहीं कर सकते बाकी लैंग्वेज में, a इक्वल्स टू सुफियान, जैसे हम पाइथन में कर सकते हैं। पाइथन में डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें मैं ए इक्वल टू सुफियान बाकी लैंग्वेजेस में करूंगा, तो ये मुझे एक एरर देगा, क्योंकि मैंने इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। जो ए का टाइप है वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। तो 10 एक इंटीजर है, तो सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में हमें वेरिएबल का टाइप बताना नहीं पड़ता। मतलब जैसे मैं लिखूं ए इक्वल्स टू 10, तो हमें यहाँ पे टाइप एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ा। ये इंट टाइप का है, ये पाइथन जो है ऑटोमेटिकली मान लेगा कि ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो इंट है, तो ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ए का ए को सुफियान चेंज कर देता हूँ, तो ये अपना टाइप चेंज कर लेगा ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ए का टाइप क्या हो गया, अब स्ट्रिंग हो गया। मैंने यहाँ सुफियान स्टोर किया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो इसलिए इसे डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल से पहले डेटा टाइप मेंशन करना नहीं पड़ता। तो ये एक चीज हो गई। और एक चीज मुझे बताना था लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, कि जैसे दो वेरिएबल है, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। मैंने आपको बताया आप ऐसे करके प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट a प्रिंट b। मैं इसे एक बार रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 10 और 20। तो आप एक चीज देखोगे तो ये दो अलग अलग लाइन पे आ रहा है। 10 एक लाइन पे आ रहा है, 20 दूसरे लाइन पे आ रहा है। अगर मुझे एक ही लाइन पे प्रिंट करना है तब मैं क्या करूं, तब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। प्रिंट ए, एक ही स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ए कॉमा बी करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट ए कॉमा बी मैं करूंगा और मैं रन करूँ इसे, तो आप देखिए 10 और 20 साइड बाय साइड प्रिंट हुए हैं। लेकिन अब एक चीज देखिए, इसके बीच में एक स्पेस भी आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। सेपरेटर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो ये 10, आप इतना याद अभी के लिए सिर्फ याद कर लीजिए कि ए कॉमा बी करते हैं तो यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट होता है, फिर स्पेस आता है, फिर बी का वैल्यू प्रिंट होता है। जब भी कॉमा लगा के कुछ करेंगे तो स्पेस आएगा, फिर बी प्रिंट होगा।
तो एक ही लाइन में प्रिंट करने का ये तरीका होता है। अब आप यहाँ पे ए का जगह कुछ भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ए की जगह कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, जैसे मान लीजिए माय रोल नंबर इज। मैं यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ, मेरा मर्जी है। तो यहाँ मैंने माय रोल नंबर इज पास किया और कॉमा देके बी लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले प्रिंट होगा माय रोल नंबर इज, उसके बाद स्पेस आएगा और बी प्रिंट होगा, बी की वैल्यू 20 है। मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं माय रोल नंबर इज 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये चीज मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना था। और आप यहाँ मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अब बी के बाद दोबारा ए प्रिंट करना चाहूँ, ए, फिर मैं मान लीजिए मैंने एक सी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सी इक्वल टू 30। मैं यहाँ कॉमा दे देके जितने वेरिएबल्स चाहे उतने प्रिंट कर सकता हूँ एक ही लाइन पे। देखिए माय रोल नंबर इज प्रिंट हुआ, फिर 20, 10, 30, तीनों एक ही लाइन में सब प्रिंट हो गया है। अब मैं मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके भी एक ही लाइन में प्रिंट कर सकता हूँ। ये आगे का वीडियो में आएगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे नॉर्मली हम जब दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो दोनों नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है ना, अलग अलग लाइन पे। लेकिन मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, दो प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा लेकिन दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होगा। मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, वो अपना फॉर्मेटिंग वाला कॉन्सेप्ट में आएगा। तो ये दो चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं सिखाता हूँ आपको यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। यूजर इनपुट, अब यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन नाम का। एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन नाम का। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ a इक्वल्स टू इनपुट और फिर मैं नीचे करूँ प्रिंट ए करूँ, तो अब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे कंसोल पे इनपुट मांगेगा, मतलब मेरे वेट करेगा इनपुट लेने के लिए। ये इंतजार करेगा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे इनपुट दो। और ये जो इनपुट फंक्शन है ये स्ट्रिंग लेता है, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू। मतलब मैं 10 भी यहाँ पे लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग वाला 10 होगा। अगर मैं 10 लिखूंगा यहाँ पे तो वो ये वाला 10 होगा, डबल कोट के अंदर वाला 10 होगा, स्ट्रिंग वाला 10 होगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही वैल्यू लेके दिखाऊंगा, सुफियान लेके दिखाऊंगा। जैसे मैंने रन किया इसे तो देखो ये होल्ड पे आ गया, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे सुफियान लिखूं, SUFIAN, सुफियान लिखा मैंने। अब मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद देखिए आप यहाँ पे सुफियान प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैंने जो इनपुट लिखा वही प्रिंट हुआ। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ डबल कोट के अंदर माय नेम इज करके लिखा। अब यहाँ कॉमा लेके ए, तो अब यहाँ पे ए में जो भी इनपुट मैं दूंगा वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा माय नेम इज की जगह। अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूँ इसे तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें हमें ये इनपुट मांग रहा है। तो मैं ये इसका तरीका ये बताऊंगा कि कैसे समझ में आएगा कि ये इनपुट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, अपना ए का वैल्यू देता हूँ। ये ए का इनपुट मांग रहा है, अभी ए इक्वल्स टू इनपुट की है तो इसका इनपुट मांग रहा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे सुफियान पास किया तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है माय नेम इज सुफियान। माय नेम इज इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे माय नेम इज प्रिंट किया था प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो इसलिए माय नेम इज यहाँ आया, उसके बाद सुफियान प्रिंट हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये इनपुट मांग रहा है, तो आप यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट होता है। आप इनपुट के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिससे जो कंसोल में प्रिंट होगा तो पता चलेगा आपको इनपुट मांग रहा है। जैसे मैं मार दूं यहाँ पे एंटर योर नेम, तो ये इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं इनपुट स्टेटमेंट के अंदर, वो कंसोल पे आ जाएगा, तो एज इट इज आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा आपको कि इनपुट मांग रहा है। मैंने लिखा एंटर योर नेम और कोलन दिया यहाँ पे। तो मैंने इसे रन किया यहाँ पे तो देखिए देखिए कंसोल में अब प्रिंट हो गया रहा। मैं इसे डिलीट करके दोबारा दिखाता हूँ। जैसे मैंने रन किया अब देखिए यहाँ कंसोल पे आ रहा है एंटर योर नेम करके, जो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम और कोलन, जो मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा था यहाँ पे एज इट इज एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पे नेम डालूंगा अपना सुफियान। मैं अब कुछ और डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने डाला हर्ष, हर्ष डाला तो आप देखिए माय नेम इज हर्ष, हर्ष करके यहाँ प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ एक पास किया था। ए का वैल्यू मैंने हर्ष दिया यहाँ पे इनपुट, तो यहाँ माय नेम इज हर्ष आ गया। तो ये हो गया अपना स्ट्रिंग का इनपुट लेने का तरीका।
और ये इनपुट स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये भी दे सकता हूँ, एंटर योर नेम की जगह मैं दे दूंगा ए दे दूंगा, तो ये ए प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे इनपुट में ए लिख के आएगा और फिर आपको यहाँ पे अपना इनपुट देना है। इनपुट में दे देता हूँ फिर से सुफियान, तो ये आ जाएगा माय नेम इज सुफियान। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो स्ट्रिंग इनपुट का हो गया। अब मैं इंटीजर इनपुट कैसे लूँ? उसका उसका भी बहुत आसान तरीका है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसे कमेंट आउट करता हूँ। अब इंटीजर इनपुट लेना है, तो मान लीजिए मैंने लिखा a इक्वल्स टू, सेम लाइन लिखा मैंने इनपुट। अब इनपुट मैंने लिखा तो ये स्ट्रिंग वाला हुआ। अब मैं इसके बाहर int फंक्शनल यूज करूंगा, जिससे हम वो करते थे, टाइप कन्वर्जन करते थे, आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। तो मैंने इंट के अंदर इनपुट लिख दिया, तो ये इनपुट जो है फंक्शन अभी भी स्ट्रिंग इनपुट लेगा, लेकिन जो ये जो int है उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने int इनपुट लिखा। अब यहाँ पे मैं इनपुट स्टेटमेंट देता हूँ, एंटर अ नंबर, और इसे स्पेस दिया एक। अब मैं प्रिंट में लिखता हूँ द नंबर इज द नंबर इज, और कॉमा देके इसमें ए पास कर देता हूँ। तो अब मैं इसे रन करूँ तो देखिए ये कंसोल पे आ गया एंटर अ नंबर करके। अब मैं नंबर दे देता हूँ 10 और एंटर कर, द नंबर इज 10। तो अब इसे चेक करना है हमें कि ये इसका 10 जो है ये स्ट्रिंग वाला 10 है या इंटीजर वाला 10 है। हालांकि मैंने यहाँ int लिखा है, तो आपको पता होगा कि ये इंटीजर ही होगा। तब भी मैं, आपको याद होगा तो हमने एक टाइप कर का फंक्शन पढ़ा था। मैं इसे टाइप करके देखता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए। मैं इसे रन करूँ। अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, पहले अपना इनपुट मांग रहा है, 10 दिया। देखिए यहाँ पे नंबर 10 प्रिंट हो गया और क्लास इंट, तो ये नंबर इंटीजर है। तो ऐसे हम इनपुट का स्ट्रिंग लेते हैं। इनपुट ऐसे लेते हैं, इंटीजर का भी और स्ट्रिंग का भी मैंने सिखा दिया आपको। अगर आपको कोई और डेटा टाइप का लेना है, जैसे आपको फ्लोट का लेना है, तो आप यहाँ इंट की जगह फ्लोट लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है तो आप यहाँ अ, उसकी जगह कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको जिसका लेना है ले लीजिए, आप ले सकते हैं। मैंने आपको डेटा कन्वर्जन पढ़ाया है पिछले क्लास में। अब ये हो गया अपना इनपुट का तरीका। अब मैं इस बता जाता हूँ सबसे सबसे या फिर बोल सकता हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। टेक टू इंटीजर्स a and b as input from user and store the result in variable, सेंटर करता हूँ, store the result in variable c and print c। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब आप वीडियो को अभी तुरंत यहीं पॉज करिए और ये इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो अब मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा दिया है। टेक टू इंटीजर्स a and b as input from user and and add a and b and store the result in variable c। ये पूरा क्वेश्चन है, मुझे माफ करिएगा। एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सी एंड प्रिंट सी, ये पूरा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको, तो अब आप दोबारा पॉज करिए, अब आप ट्राई करिए अपने से। मुझसे मिस्टेक हो गया था, माफ करिएगा। तो आप पॉज करके अब आप ट्राई करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अभी जब ट्राई कर चुका होगा। तो a इक्वल्स टू इनपुट मैं लेता हूँ पहले, int इनपुट। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। आपने नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। एंटर फर्स्ट नंबर, p इक्वल्स टू int इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर।
तो ये 2 नंबर मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं ये दोनों का रिजल्ट सी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है c इक्वल्स टू a प्लस b। मैं c को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट c। तो अब देखिए मैं ये प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने यहाँ रन वाला दबाया। एंटर द फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैंने वही लिया 10 अपना। सेकंड नंबर लिया 20। तो अब रिजल्ट आ जाएगा 30। अब मैं चाहे तो ये भी लिख सकता हूँ, इसमें स्ट्रिंग भी साथ में अटैच कर सकता हूँ, द सम ऑफ ए एंड बी इज कोलन, यहाँ कॉमा देके सी। तो यहाँ फिर से मैं इनपुट दूंगा 10 20। तो ये आ गया द सम ऑफ ए एंड बी इज 30 करके प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो ये आपको, अब अगर आपसे हुआ होगा तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन मेरा बात एक तो आप ध्यान से सुनिए। जब भी मैं अभी आने वाली वीडियो में अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, यही वाले वीडियो में, करंट वीडियो में मैं अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो हर क्वेश्चन से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे नहीं हो, वो बात की बात है, लेकिन मेन जरूरी यहाँ पे आता है आपका ट्राई करना। क्वेश्चन सॉल्विंग स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो। इसी से आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा। अगर आप सब कुछ देखोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फिर आप मुझे ही सॉल्व करने का मेरा वेट करोगे कि मैं ही सॉल्व करूंगा, तो आप आंसर देख लोगे तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका दिमाग ग्रो नहीं होगा, मतलब लॉजिक बिल्ड नहीं होगा आपका। तो उसके लिए आपको आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए। आप कम से कम ट्राई करो। अगर नहीं हो फिर वीडियो प्ले करके देखो कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपके अंदर ये होना चाहिए। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा, आप पहले उसे पॉज करिएगा, खुद ट्राई कर सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो फिर चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेटिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। अब जैसे कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट, मैंने जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया, नेम इक्वल्स टू सुफियान। मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, इनपुट नहीं ले रहा, समझाने के लिए बस। नेम इक्वल्स टू सुफियान, एंड मैंने प्रिंट के अंदर लिखा माय नेम, मुझे प्रिंट करना माय नेम इज सुफियान। तो माय नेम इज मैं यहाँ प्रिंट किया और कॉमा देके नेम लिख दिया। तो मैं इसे रन करूं तो ये प्रिंट हो जाएगा माय नेम इज सुफियान। तो अब मुझे ये समझाइए आप कि अगर मैंने जो नेम यहाँ पे लिया है, तो वो तो एंड में आया ना, मतलब कि मुझे एंड में प्रिंट करना है सुफियान, इसलिए मैंने माय नेम इज का एक स्ट्रिंग लिखा और कॉमा देके मैंने नेम लिख दिया। व्हाट इफ मेरे को बीच में चाहिए हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है माय नेम इज सुफियान एंड आई लिव इन ओडिशा। तो अब देखिए जो मेरा नेम है वो ये स्टेटमेंट के बीच में आ रहा है। अब हम कैसे प्रिंट करेंगे उसे, माय नेम इज सुफियान एंड आई लिव इन ओडिशा, जो सुफियान बीच में आ रहा है। जब एंड पे आ रहा होता तो मैं डायरेक्ट कॉमा देके लिख देता यहाँ पे। तो एक तरीका तो अपना ये हो गया, मतलब जो अपना अनप्रोफेशनल तरीका हो गया। प्रिंट, पहले मैंने स्ट्रिंग लिया, लिखा इज माय नेम इज लिखा, फिर कॉमा देके मैंने नेम पास किया इसमें, फिर कॉमा देके मैंने दूसरा स्ट्रिंग लिया, एंड आई लिव इन ओडिशा, मैंने ये प्रिंट किया। तो एक तो ये तरीका हो गया, मैंने माय नेम इज स्ट्रिंग को तोड़ दिया 3 पार्ट में। माय नेम इज एक बार प्रिंट किया, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा, फिर कॉमा देके मैंने अपना नेम वेरिएबल पास किया जो नेम है उसमें, और फिर मैंने एंड आई लिव इन ओडिशा को एक और स्ट्रिंग बना के पास कर दिया इसमें। तो अब ये एक तरीका हो गया कि इससे हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, 1 मिनट। तो इससे ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए माय नेम इज सुफियान एंड आई लिव इन ओडिशा, देख सकते हैं आप।
ये ऐसे प्रिंट हो गया है। लेकिन ये तरीका बहुत खराब है, ये इतना इंटरेस्टिंग तरीका नहीं है। तो एक तरीका अपना यहाँ पे आता है फॉर्मेटिंग वाला। अब ये फॉर्मेटिंग वाला तरीका क्या है ये समझते हैं हम। तो ये समझने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताना चाहूंगा। ये अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसका यूज जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से होते हैं, इसका यूज क्या आप समझेंगे अभी। अभी आपको भले ही समझ नहीं आए, आप खाली देख लीजिए ये चीज। यूज करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप नोट्स बनाते जाइएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल और एस ये रिप्रेजेंट करता है अपने स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का ये बताता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर अपना स्ट्रिंग है। परसेंटेज डी यूज होता है इंटीजर के लिए। अभी आप सिर्फ देख लीजिए इसे, इसका यूज आपको दिखेगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। परसेंट एफ होता है फ्लोट के लिए। परसेंट एफ होता है फ्लोट के लिए। परसेंट ओ होता है अपना ऑक्टल नंबर के लिए। ऑक्टल नंबर हमने पिछला क्लास में थोड़ा बात किया था, जिसका बेस 8 होता है, 0 to 7 तक वो नंबर स्टोर करता है। मैंने कहा था ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये आने भी नहीं वाला उतना, कहीं कहीं बहुत मिनिमम जगह पे ये काम आता है। परसेंट एक्स या फिर परसेंट कैपिटल एक्स ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। हेक्साडेसिमल के लिए, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लिया कि परसेंट एस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट डी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट एफ फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब हो गया। अब इसका यूज क्या है, जैसे कि तरीके होते हैं प्रिंट करने के। जैसे दो तरीका होता है अगर आपको प्रिंट करना है अच्छे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करें तो ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने नेम लिया, नेम इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट मैंने लिखा एंटर योर नेम, लिख दिया, ओके। अब मुझे यहाँ प्रिंट करना है, माय नेम इज। अब नेम को वेरिएबल पास करना है तो मैं यहाँ इसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ। माय नेम इज सुफियान एंड आई लिव इन ओडिशा। अब मुझे यहाँ अपना नाम डालना है तो उसका एक तरीका है मेरा नाम सुफियान जो है, जो मैंने जो नेम वेरिएबल है वो स्ट्रिंग स्टोर करता है, मुझे यहाँ स्ट्रिंग चाहिए। माय नेम इज सुफियान आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैं परसेंट एस लिखा है यहाँ पे। परसेंट एस ये स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एस। अब मुझे यहाँ पे मेरा नेम वेरिएबल पास करना है तो मैं यहाँ कॉमा देके पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर ही यूज करूंगा और यहाँ पे नेम पास कर दूंगा। मॉड्यूलस और यहाँ पे नेम मैंने पास कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो मेरा जो नेम वेरिएबल है इसमें जो भी हम इनपुट देंगे वो नेम में स्टोर होगा, और जो नेम वेरिएबल है वो परसेंटेज एस को रिप्लेस कर देगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी हम इनपुट देंगे। जैसे मैंने रन किया इसे तो एंटर योर नेम आया, तो मैंने लिखा सुफियान। अब मैं एंटर करूँ तो देखिए यहाँ प्रिंट हो गया माय नेम इज सुफियान एंड आई लिव इन ओडिशा। तो ऐसे करके पूरा प्रिंट हो गया, परसेंट एस की जगह सुफियान आ गया। तो यही फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है। हमने परसेंटेज एस लिखा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये तरीका होता है, मेन तरीका है प्रिंट करने का, फॉर्मेटिंग का तरीका है ये, कि आप पहले स्ट्रिंग पूरा लिख लो आपको जो लिखना है, फिर उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाओ और फिर अपना वेरिएबल पास करो यहाँ पे। अब व्हाट इफ मेरे को यहाँ पे नेम भी पास करना है और सिटी भी पास करना है। जैसे मैंने यहाँ पे तो स्पेसिफिक कर दिया कि मैंने नाम सुफियान पास किया है। नाम तो मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो हमेशा उड़ीसा में ही रहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ सिटी भी पास कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा सिटी में इनपुट लेता हूँ, मैं सिटी इक्वल्स टू इनपुट। मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर, इनपुट स्टेटमेंट लिखता हूँ एंटर योर सिटी। मैंने लिखा एंटर योर सिटी।
अब मुझे यहाँ ओडिशा नहीं लिखना, ओडिशा का जगह पे मुझे एक और %s पास करना पड़ेगा। %s मुझे एक और पास करना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ पे दो वैल्यू हो गए, मुझे दो वैल्यू देना है इसे। तो अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। मैंने जो नेम वेरिएबल पहले लिखा है, तो नेम वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे जाएगा। तो मुझे अब दो वेरिएबल लिखने हैं, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मॉड्यूलो के बाद ब्रैकेट आएगा, मॉड्यूलो के बाद ब्रैकेट आएगा जिसके अंदर नेम रहेगा, फिर कॉमा देके मैं सिटी पास करूंगा। इसमें ये मैटर करता है। एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर का तरीका है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक और दो तरीका टोटल, एक तो ये अपना मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करके हो गया, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके एक तरीका है, और एक तरीका डॉट फॉर्मेट करके, वो बताऊंगा। पहले आप इसे समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया %s, दो %s है, तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल पास करना पड़ेगा इसका वैल्यू के लिए। माय नेम इज %s, इसके लिए नेम पास किया हमने, पहला पहला वैल्यू, पहला इस %s के लिए। दूसरा वाला दूसरा %s के लिए, सिटी है दूसरा %s के लिए। तो जैसे मैंने इसे रन किया, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। माय नेम इज, मान लीजिए मैंने अदीब लिख दिया, मेरे दोस्त का नाम है अदीब। नहीं, वो तो यहीं का है, तो मैं कोई रैंडम नाम लिखता हूँ। माय नेम इज, मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख देता हूँ, हर्ष लिख देता हूँ, हर्ष। और एंटर योर सिटी में मैं लिख देता हूँ, सिटी में मैं लिख देता हूँ मुंबई, मान लीजिए मुंबई, मुंबई लिख दिया। अब मैं इसे एंटर करूँ, तो मेरा प्रिंट में क्या प्रिंट होने वाला है? माय नेम इज हर्ष एंड आई लिव इन मुंबई, ये पूरा प्रिंट होगा, आप देखिएगा। माय नेम इज हर्ष एंड आई लिव इन मुंबई, तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रिंट हो गया है। माय नेम इज %s, नेम की जगह आया हर्ष, %s सिटी की जगह आया, सिटी %s की जगह सिटी आया मुंबई, जो मैंने यहाँ इनपुट दिया है। नेम और सिटी मैंने इनपुट लिया था यहाँ पे। अब ये हो गया %s, तो हो गया अपना स्ट्रिंग के लिए। अब मुझे जैसे मान लीजिए प्रिंट करना है आई एम, मान लीजिए 50 years old, तो मुझे प्रिंट करना है 50 years old, तो मैं पहले एज प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ एज एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज इक्वल्स टू, और ये इंटीजर वैल्यू होगा, तो INT इनपुट, मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर योर एज, एंटर योर एज। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया आई एम, अब मैं इसका जगह खाली छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे एज आएगा आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, ये लिखा। अब यहाँ पे %d आ जाएगा अपना इंटीजर के लिए, मैंने बताया था यहाँ पे इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है, %d इसके लिए होता है। अब मैंने यहाँ पे अपना मॉड्यूलस देके एज पास कर दिया। अगर एक ही वेरिएबल है, एक ही %d है, तो आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे लगाने की। और ये भी बता दूं आपको कि आप यहाँ मल्टीपल %s पास कर सकते हो, और यहाँ पे कॉमा दे देके उसका मल्टीपल ये वेरिएबल पास कर सकते हो यहाँ कॉमा दे देके। लेकिन आपको ऑर्डर मैटर करेगा, जैसे यहाँ पे नेम पहला है तो ये पहला %s की जगह आएगा, सिटी दूसरा है तो ये दूसरा %s की जगह आएगा। तो यहाँ मैंने एज पास कर दिया, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। मैं इसे रन करूँ, तो आई एम मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, 45 लिख देता हूँ, 45। अब मैं एंटर किया, तो आई एम 45 years old यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब बात आती है %f में। अब इसमें एक ट्विस्ट है, और ये बहुत काम आता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। %f दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर में बहुत काम आता है, मतलब जो मैंने पहला मेथड ये बताया, दूसरा मेथड एक और है, तो उसमें भी काम आता है। तो मैंने, मान लीजिए मैंने लिखा पाई इक्वल्स टू, अब मैं पाई का कुछ वैल्यू लिखता हूँ, जैसे जो पाई का वैल्यू है, पाई इक्वल्स टू होता है 3.14159265, ये पाई का वैल्यू है, ठीक है। अब मेरे को बोला गया प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 2 decimal place, 2 decimal place। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर राउंड ऑफ में कैसे काम करता है वो बताता हूँ आपको, और यही इंपॉर्टेंट चीज है इसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अब मुझे प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ पाई अप टू 2 decimal place, तो मैं पहले तो एक चीज लिख देता हूँ, अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ पाई
टू टू डेसिमल प्लेस इज। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू ऑफ पाई आएगा एंड में। मैं यहाँ %f पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया और यहाँ मॉड्यूलो देके मैंने वेरिएबल पास कर दिया पाई। पाई वेरिएबल मैंने यहाँ क्रिएट किया है, तो ये पाई पास कर दिया मैंने। अब मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करना है, तो अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे मेरा मदद करता है। तो मान लीजिए अब मुझे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ %f लिखा मैंने। अब इसकी जगह मैं लगाऊंगा एक डॉट। और मेरे को कितना डेसिमल प्लेस तक चाहिए, मेरे को 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे .2f आ गया, .2f आ गया। 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो .2f आ गया। ये देखिए आप, .2f तक लिखा। अब मैं इसे रन करूं, मैं छोटा करता हूँ साइज। अब अपने VS कोड का कंट्रोल प्लस वाला की यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आप ये बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो आप छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसे रन करूं, इसे मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसे रन करूं। आप देखिए वैल्यू ऑफ पाई अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3.14 यहाँ प्रिंट हो गया। 3.14 इतना बड़ा वैल्यू था, वो 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया। तो यही अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हेल्प करता है। .2f किए, अब मान लीजिए मैंने यहाँ .3f किया, तो ये 3 डेसिमल प्लेस तक उसे राउंड ऑफ कर देगा, मतलब बाकी का डेसिमल हटा देगा ये। देखिए 14 यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। 1415 था, तो 5 का नियरेस्ट में राउंड ऑफ करके 2 कर दिया इसे। 141 को 142 कर दिया। यहाँ पे मैथमेटिक्स आता है राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो ये 3.142 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेस तक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप थोड़े वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक आता है फिक्सिंग द विथ। फिक्सिंग द विथ मतलब मान लीजिए कोई इंटीजर है, आपको उसका विथ फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ फिक्सिंग द विथ। तो मान लीजिए कोई इंटीजर है a=10। अब मुझे इसे 4 स्पेस में इसका विथ फिक्स कर देना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये 4 स्पेस ही कंज्यूम करे, जो भी इंटीजर मतलब वैल्यू a स्टोर करता है वो 4 स्पेस ही कंज्यूम करे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 स्पेस मुझे कंज्यूम करना है, तो मैं कैसे करूंगा। प्रिंट, जैसे मैंने लिखा द नंबर a is printed इन 4 स्पेसेस। अब मुझे 4 स्पेस में प्रिंट करना है इसे, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने फिर से परसेंटेज का साइन लगाया। अब यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाऊंगा, मैं डॉट नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने परसेंटेज साइन के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट कितना स्पेस मुझे फिक्स करना है, मैंने 4 लिखा और डी लिख दिया। डी अपना इसके लिए हो गया कि मुझे मेरा ये जो ए है इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। और ये मैंने परसेंट के बाद 4 लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ए जो भी वैल्यू स्टोर करता हो वो चार चार स्पेस में लिखा जाए। अब देखो, अब 10 जो है वो 2 स्पेस में आएगा, मतलब ये 2 डिजिट है तो ये 2 स्पेस कंज्यूम करेगा, लेकिन मुझे इसे 4 स्पेस में प्रिंट करना है, तो ये कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज अपना ए वेरिएबल पास कर दिया। अब मैं इसे रन करूं, तो आप देखेंगे माई नंबर ए इज प्रिंटेड इन 4 स्पेसेस। आप देखेंगे यहाँ पे स्पेसेस कुछ लीडिंग स्पेस आ गया है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, चलते अपने ये वाले पे। देखिए यहाँ पे ए वेरिएबल इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे ए का वैल्यू छुप गया इसकी वजह से, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू 10 है। अब मैं परसेंटेज 4d करूं, तो ये 4 स्पेस जो है ये फिक्स हो गया है कि मुझे जो ए का वैल्यू है ये 4 स्पेस में फिक्स हो गया। अब चाहे ए का वैल्यू जो भी हो, अगर ए का वैल्यू 10 है तो ये 2 स्पेस कंज्यूम करता है, तो यहाँ 2 स्पेस स्टार्टिंग का ब्लैंक हो जाएगा और बाकी 2 स्पेस में 1 और अपना 0 प्रिंट हो जाएगा। बाकी 2 लीडिंग स्पेस यहाँ पे छोड़ देगा वो। तो इसका उतना कुछ फायदा नहीं है और उतना यूज भी नहीं हो सकता है, यूज भी नहीं होता। ज्यादातर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर में वही यूज होता है अपना राउंड ऑफ करने वाला, ये उतना यूज भी नहीं होता। तो मैंने मान लिया यहाँ पे %10d लिखा, तो यहाँ पे ये 10d में 1 2 3
4 5 6 7 8 8 लीडिंग स्पेस छोड़ देगा और यहाँ पे 1 और 0 एंड में प्रिंट होगा। मैं ये 10D वाला पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इधर गया, अब मैं यहाँ पे %4D की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 10D। 10D में लिखा, अब मैं रन करूँ इसे। द ए इज प्रिंटेड इन 10 स्पेसेस। यहाँ 4 लिखा है मैंने, यहाँ पे 10 कर देता हूँ, थोड़ी आप समझ जाएंगे। 10 स्पेसेस हो जाएगा ये प्रिंट। तो यहाँ पे 8 लीडिंग स्पेस आ गया, टोटल ऑफ 8 लीडिंग स्पेस आया और उसके बाद 1 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि मुझे 10 को इतना स्पेस में प्रिंट करना होगा। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, तो आप, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे उसे एग्जीक्यूट करके देखिए, आपका डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिमिटेड ये समझा रहा हूँ, कुछ कुछ अपने एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई और डाउट है, आपको खुद कुछ देखना है कि ऐसे करने से कैसे क्या आंसर आता है, तो आप उसे ट्राई करके देखिए। वरना आप स्कूल लेवल के लिए अगर सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही समझेंगे तो काफी है जितना मैं समझा रहा हूँ। बाकी अगर आप प्रोग्रामर है, आप कोड कर करके सीख रहे हैं, तो आप, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसे खुद ट्राई करके देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी में सर्च करके देख सकते हैं कि क्या ये ऐसा रिजल्ट क्यों आया, तो वो आपको क्लियरली समझा देगा। अगर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करता हूँ बाय चांस, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ कवर करूँ, अगर कोई मिस होता है तो आप उसे रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया अपना फिक्सिंग द विथ का कॉन्सेप्ट, कि हम एक विथ को फिक्स कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट करने टाइम। तो अब मैं चलता हूँ दूसरे मेथड में। मैंने बताया था आपको कि फॉर्मेटिंग का 2 मेथड है। तो एक मेथड तो मैंने बता दिया मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करके। अब मैं जाता हूँ दूसरा मेथड फॉर्मेटिंग का। अब ये फॉर्मेटिंग का मेथड थोड़ा इंडेक्स का बेसिस पे है। मतलब जैसे हमने स्ट्रिंग में बात किया था, स्ट्रिंग में जैसे इंडेक्सिंग का बात किया था, 0 पे 0th पोजीशन में फर्स्ट लेटर, वैसे लेंथ -1 में लास्ट लेटर, लेंथ -1 पोजीशन पे। तो थोड़ा टाइप का वैसे टाइप का ये, मतलब उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है लेकिन वैसा ही है। जैसे a इक्वल्स टू मैंने मान लिया इनपुट, मैं डायरेक्ट इंटीजर इनपुट ले रहा हूँ, आपको स्ट्रिंग का तो आ ही जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू int इनपुट, मैं डायरेक्ट a पास कर रहा हूँ। फिर मैंने इसे कॉपी किया ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से, मैं यहाँ बस b चेंज कर देता हूँ, इसे b इक्वल्स टू int इनपुट और यहाँ b। अब मुझे इसे फॉर्मेट करना है दूसरे तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट, अब मुझे यहाँ प्रिंट करना है द वैल्यू ऑफ ए, ए इज। अब यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू प्रिंट करना है, ए इज, तो इसे मैं खाली छोड़ता हूँ फिलहाल के लिए, जैसे मैंने पिछले बार समझाया था। फिर मैं कॉमा देता हूँ, फिर वैल्यू ऑफ बी इज। अब ये भी, अब यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे तो मॉड्यूलस आता था, मॉड्यूलस और फॉर्मेट स्पेसिफायर, मॉड्यूलस डी या फिर मॉड्यूलस एफ, जो भी हुआ, जो भी होता था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या मतलब ब्रेसेस, हम यहाँ पे ब्रेसेस यूज करते हैं, ब्रेसेस, यहाँ पे भी ब्रेसेस। उसके बाद हम लोग का उसमें आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर इसके बाद, लेकिन इसमें आता है डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट एक कीवर्ड है, मतलब एक डॉट फॉर्मेट एक फंक्शन है, इसमें हम लोग डॉट फॉर्मेट लिखेंगे और यहाँ पे अपना ब्रैकेट देके वैल्यू पास करेंगे जो हमें उधर देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा a, b। अब यहाँ पे मैंने a, b पास किया, तो अब उसमें तो ऐसा था कि आप ऑर्डर में पास करोगे तो तभी वो पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहला वैल्यू किसको देना चाहोगे, दोनों ब्रेसेस में पहला वैल्यू किसको देना चाहोगे, दूसरा वैल्यू किसको देना चाहोगे। ये पोजीशन ए का पोजीशन हो गया 0 और बी का पोजीशन हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ ब्रेसेस में आपको पोजीशन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ए इज, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, 0 पोजीशन। तो ये 0 पोजीशन में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, तो ए यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए इज और ए का एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे बी इज, मुझे यहाँ 1 पास करना पड़ेगा, ये 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे ये है और फर्स्ट पोजीशन पे ये है।
ऐसे करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आते जाएगा जितने वेरिएबल्स मैं ऐड करना चाहूँ। जैसे वैल्यू ऑफ सी भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, वैल्यू ऑफ सी इज, फिर यहाँ कॉमा देके मैंने सी वेरिएबल पास कर दिया। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल 2 वेरिएबल के लिए करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे रन किया। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे आया, मैंने लिख दिया 10, फिर एंटर। बी का वैल्यू 20, एंटर। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 10 हो गया यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो यहाँ वैल्यू की जगह 10 आ गया, और यहाँ पे बी इज 20 आ गया, जैसे कि मैंने लिखा था। अब मैं इसे इसे 1 करता हूँ और इसे 0 करके दिखाता हूँ आपको एक बार। इसे 1 किया, इसे 0 किया। मैं इसे रन करूँ, फिर मैंने इनपुट दिया 10, 10, 20। ओके। अब यहाँ पे आया द वैल्यू ऑफ ए इज 20, वैल्यू ऑफ बी इज 10। जबकि मैंने इनपुट ए के लिए दिया था 10 और बी के लिए दिया था 20। तो यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग में उल्टा पुल्टा कर दिया। मैंने यहाँ 1 पास किया, यहाँ पे 0 पास किया। अब मैं अगर बी और ए का वैल्यू यहाँ पे भी चेंज कर दूं तो आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बी अगर 0 पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे बी में सही वैल्यू जाएगा, और ए अगर 1 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे ए का जगह सही वैल्यू जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर है। अब दोबारा आते हैं अपने इसमें। इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, फिर ब्रेसेस दो, करली ब्रेसेस, उसके अंदर इंडेक्स लिखो, उसके अंदर फिर उसके एंड में, फिर स्ट्रिंग के एंड में डॉट फॉर्मेट करके अपना वैल्यू पास कर दो ब्रैकेट देके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यही इसका तरीका होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यही तरीका है। अब मैं आता हूँ दोबारा से राउंड ऑफ में। ये फॉर्मेट में आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे? मैं ज़्यादातर जब मैं पाइथन कर रहा था, तो मैं पाइथन सीख रहा था, तो मैं ज़्यादातर 2 मेथड में मैं यही वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करता था, ये सेकंड वाला मेथड, डॉट फॉर्मेट वाला। मुझे फर्स्ट वाला मेथड उतना अच्छा नहीं लगता था, सेकंड वाला अच्छा लगता था, तो मैं सेकंड वाला ज़्यादा यूज़ करता था। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, दोनों सेम काम करते हैं। अब जैसे मुझे राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट इसमें करना है, जैसे मैंने उसमें किया था। तो मान लीजिए मैंने 2 वेरिएबल्स लिया फिर से, ए इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट। मैं फ्लोट इनपुट ले रहा हूँ इस बार। फ्लोट इनपुट ए, बी इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट बी। ठीक है। अब उसके बाद फ्लोट इनपुट बी लिया मैंने। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो अब मैं कैसे करूंगा दोनों? मान लीजिए एक बार थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ ए का वैल्यू मैं 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करूँ, इसका वैल्यू मैं 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करूँ, और तीसरा वाला का 3 डेसिमल प्लेस तक। 3 डेसिमल प्लेस, तीसरा का 3 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करूँ। तो ये कैसे करेंगे? पहले तो अपना फॉर्मेट का तरीका लिख दीजिए। वैल्यू ऑफ ए इज करली ब्रेसेस, कॉमा, वैल्यू ऑफ बी इज करली ब्रेसेस, और डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ए कॉमा बी। अब आप देखिए इसमें हमें कुछ ये तो आप समझ में आ गया होगा आपको। इसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते। जो अपना परसेंटेज डी है, परसेंटेज एफ है, वो पहले वाले में हम मेंशन करते हैं, इसमें नहीं करते। तो अब यहाँ पे पहले तो अपना ए का इंडेक्स पास कर दिए 0, और बी का इंडेक्स पास कर दिए 1। अब मुझे इसे ये करना है, क्या बोलते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक। ए का वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो मैं देखिएगा क्या करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कोलन लगाया, कोलन लगता है, फिर अपना वही लग गया डॉट जो हम लोग यूज करते थे वहां पे, डॉट 2f। अब यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम आया राउंड ऑफ करने के लिए। 0 is to डॉट 2f मैंने लिखा, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेगा। डॉट 2f, मैं b इक्वल्स टू 1 is to कोलन दिया, फिर डॉट 3f, मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक उसे करना है। अब मैं लेता हूँ। अब आप एक चीज देखेंगे कि हम फ्लोट इनपुट लिखा है मैंने। अब मैं यहाँ पे फ्लोट नंबर भी दे सकता हूँ, इंटीजर नंबर भी दे सकता हूँ, इससे कोई एरर नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने 10 दिया यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक इसको 10.00 समझेगा, 10.0 समझेगा फ्लोट वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू समझेगा, तो उसमें एरर नहीं आता कुछ। लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल
2 पॉइंट कुछ लंबा चौड़ा नंबर दे देता हूँ क्योंकि मुझे राउंड ऑफ करना है। 2.1343 ऐसे कर दे दिया मैंने। b इक्वल्स टू 3.567 कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं एंटर कर दूँ। आप देखिए वैल्यू ऑफ a इज 2.13 प्रिंट हुआ यहाँ पे। इसे राउंड ऑफ कर दिया 2.13। यहाँ 4 है तो ये 114 नहीं हुआ, 13 ही रह गया क्योंकि राउंड ऑफ में 5 या 5 से ऊपर होता है तब राउंड ऑफ होता है, तब ये इंक्रीज हो जाता है। तो अब मैंने वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3.547 हुआ, 3 डेसिमल प्लेस तक आया। 5 4 यहाँ 6 की जगह 7 हो गया क्योंकि इसके बगल में 8 है, तो ये राउंड ऑफ करके 6 को 7 कर दिया। तो ये अपना हो गया फॉर्मेटिंग का दूसरा तरीका। ये भी आपको समझ में आ गया होगा शायद, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसे खुद से ट्राई करिए, आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। अब मैं आता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट में, मतलब फॉर्मेटिंग में ही ये चीज आती है। दो कॉन्सेप्ट है फॉर्मेटिंग के अंदर, ये आती है सेपरेटर एंड एंड। सेपरेटर एंड एंड मतलब इसका फुल फॉर्म है सेपरेटर और इसे एंड बोलते हैं हम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके एक ही लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं पे आने वाला है। जब हम नॉर्मली लिखते हैं a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। अब जैसे हमें पहले सेपरेटर का बताता हूँ आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करूँ a कॉमा b, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम a कॉमा b ऐसे करके प्रिंट करते हैं तब 10 स्पेस 20 प्रिंट होता है। अब ये स्पेस क्यों आता है मैंने ये भी कहा था, आपको बताऊंगा। यहाँ स्पेस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सेपरेटर यूज हो रहा है। सेपरेटर जब हम कुछ नहीं लिखे तो सेपरेटर का डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है। जब हम यहाँ पे कुछ नहीं करें, सेपरेटर का डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो सेपरेटर का डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस है अभी, तो ये a कॉमा बी में a स्पेस b प्रिंट होता है। अब मैं कॉमा देके यहाँ सेपरेटर का वैल्यू चेंज करना चाहूँ, मान लीजिए सेपरेटर लिखा मैंने और इक्वल्स टू लिखा, सेपरेटर इक्वल्स टू। अब मैं इसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं हम, जो भी सेपरेटर लगाना होता है। अगर मैं स्पेस यहाँ पे दे दूँ, स्पेस तो डिफॉल्ट वैल्यू है इसका सेपरेटर का, तो मैं इसे रन करूँ तो ये 10 स्पेस 20 ही प्रिंट हुआ। जैसे हम नॉर्मली a कॉमा बी करते हैं तो वो प्रिंट होता है। अब मैं यहाँ पे स्पेस की जगह कुछ और भी दे सकता हूँ, मान लीजिए मैंने कॉमा दे दिया, सेपरेटर इक्वल्स टू कॉमा, कॉमा दे दिया मैंने। अब मैं इसे रन करूँ तो देखिए 10 20 प्रिंट हुआ है, सेपरेटर का जगह स्पेस नहीं आया, आप देख सकते हैं ये कॉमा आ गया क्योंकि जब हम ये सेपरेटर लिखते नहीं है यहाँ पे तो डिफॉल्ट सेपरेटर का वैल्यू स्पेस होता है, इसलिए स्पेस आता है। तो आपको ये बेटर क्लियर हुआ होगा अभी। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं प्रिंट ए लिखा यहाँ पे और फिर प्रिंट बी लिखा। अब आप इसे रन करेंगे तो ये अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा, 10 अलग लाइन में, 20 अलग लाइन में। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंड यूज हो रहा है। मतलब जब हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने प्रिंट ए किया तो इसके बाद ये आउटपुट प्रिंट करने के बाद एक एंड एग्जीक्यूट होता है। एंड का डिफॉल्ट वैल्यू होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन हम बोलते हैं, जैसे बैक स्लैश एन को बोलते हैं नेक्स्ट लाइन। जैसे हमने नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो हम बैक स्लैश एन यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ये इसका भी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, मैंने बताया नहीं था आपको तो ये बता दूंगा अभी। बैक स्लैश एन, तो जैसे इसका डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे होता है एंड का बैक स्लैश एन। जैसे मैंने एंड का कोई वैल्यू लिखा नहीं है यहाँ पे अभी, तो डिफॉल्ट वैल्यू है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चल जाता है, तब फिर बी प्रिंट होता है। फिर बी प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन वैसे ही रह जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एंड का वैल्यू चेंज कर दूं, मान लीजिए ए कॉमा एंड इक्वल्स टू, मुझे मान लीजिए एक ही लाइन में प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, तो मैं एंड इक्वल्स टू ऐसे 2 कोलन देके मैंने छोड़ दिया या फिर स्पेस दे दिया मैंने, मान लीजिए मैंने एंड इक्वल्स टू स्पेस। तो अब ए प्रिंट करने के बाद ये स्पेस ले आएगा, उसके बीच में एक स्पेस ले आएगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने एंड का वैल्यू चेंज कर दिया यहाँ पे। मैं इसे रन करूँ तो देखिए 10 स्पेस 20 प्रिंट हुआ। अब इसे सेपरेटर के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। सेपरेटर तब यूज होता है जब हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने ए कॉमा बी यहाँ प्रिंट किया था,
सेपरेटर में ए कॉमा बी प्रिंट किया था तब सेपरेटर यूज हुआ था, स्पेस वाला। ऑटोमेटिक या फिर उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड में ये होता है कि मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होने के बाद एंड इक्वल्स टू स्पेस, स्पेस कर दिया मैंने तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है एंड का \n। अब \n लिखा मैं इसे रन किया, तब देखिए अब नेक्स्ट लाइन में चल गया ये। और एंड का डिफॉल्ट वैल्यू ही यही होता है \n। तो \n डिफॉल्ट वैल्यू होता है एंड का, तो यही है। तो एंड में आप यही कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ ये यूज किया, तो मैं रन करूं तो देखिए 10 और 20 क्लब हो गया, 10 और 20 क्लब हो गया कि प्रिंट स्टेटमेंट ए प्रिंट किया, फिर उसके बाद क्या प्रिंट करना है, एंड का क्या वैल्यू है। तो एंड का वैल्यू कुछ नहीं है, इसके अंदर खाली स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये उसी लाइन पे रह जाएगा और 20 उससे जस्ट बगल में चिपक के प्रिंट हो जाएगा। अब ये 20 के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एंड स्टेटमेंट नहीं दिया है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा, लेकिन इसके बाद कुछ है नहीं, बल्कि नेक्स्ट लाइन नहीं आ रहा है। तो ये हो गया अपना सेपरेटर का कॉन्सेप्ट, सेपरेटर और एंड का कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको \n के बारे में बता देता हूँ। जब हम \n लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, अब मैंने \n यूज करना है ना हमें, तो मैं लिखता हूँ माई नेम इज सुफियान। अब मुझे मान लीजिए इसके बाद लाइन चेंज करना है बिना कोई प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा कोई प्रिंट लिखे बिना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल कोट दूंगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर मैं सिंगल कोट यूज करेंगे, ज्यादा सही रहेगा, सेफ रहेगा। सिंगल कोट यूज किया। अब उसके बाद मैं यूज करूंगा \n, \n, या फिर हम डायरेक्ट शायद कर सकते हैं, मुझे यहाँ तक याद है डायरेक्ट \n लिखेंगे तो भी नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। माई नेम इज सुफियान \n। अब आई लिव इन ओडिशा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में आता है कि नहीं आता, आई लिव इन ओडिशा। मैंने रन किया, आप देख सकते हैं आ गया, माई नेम इज सुफियान आई लिव इन ओडिशा। मैं यहाँ पे मैंने \n के बाद स्पेस दिया है, इसलिए यहाँ पे आई के पहले स्पेस आया है। अब मैं हटा दूं इसे, तो अब कोई स्पेस नहीं आएगा। माई नेम इज सुफियान आई लिव इन ओडिशा। तो ये हो गया \n का। अब इसे भी यूज कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है और एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर करना है, तो इसे यूज कर सकते हैं। वैसे उतना यूज नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ता, तब भी याद रखिए आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। मैं आपके लिए मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आज हम उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनपुट स्टेटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन होने वाला है, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स में हम जाएंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इनपुट स्टेटमेंट के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कोड में आके प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने Ctrl+V दबाया। अब ये पहला क्वेश्चन है, अब आप इसे पढ़िए और खुद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। पॉज, वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो मैंने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब मुझे बोला है टेक एन इंटीजर नम एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू, पहला बोला है कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करो, और दूसरा बोला है ऑक्टल टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो मैं पहले नम इंटीजर इनपुट लेता हूँ, नम इक्वल्स टू int इनपुट लिख दिया। अब यहाँ पे नम, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट इसलिए पास कर रहा हूँ कि मुझे पता चले कि मुझे इनपुट देना है। अब मुझे इसे ऑक्टल में, पहले कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करना है ये नम को, तो मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। कोई वेरिएबल में स्टोर करने की जगह डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हमने बात किया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया था। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसके अंदर कोई भी कुछ भी पास करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने इसके अंदर नम पास कर दिया। और दूसरा बात मैंने इस दूसरा क्या बोला, ऑक्टल में कन्वर्ट करने का, तो प्रिंट ऑक्ट, ऑक्ट यूज होता है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑक्ट के अंदर मैंने नम पास कर दिया। मैं इसे रन करता हूँ। अब ये, एक मिनट, मैं इसे डिलीट करता हूँ कि ये अच्छे से दिखे। रन किया। अब नम, अब मैं नंबर कुछ भी दे देता हूँ, 1 2 3 1 2 2 3 4 ऐसे कर दे दिया मैंने। अब एंटर करूँ,
तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, 1 2 2 3 4 प्लस 0j इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वैल्यू दिया यहाँ पे। मतलब एक रियल पार्ट के लिए होता है, एक इमेजिनरी पार्ट के लिए होता है, हमें कॉमा देके लिखना होता है। लेकिन अगर हम एक ही वैल्यू पास करेंगे तो वो रियल पार्ट के लिए होगा, इमेजिनरी पार्ट का ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। और ऑक्टल में देख सकते हैं O0 ये ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी ये 27712 ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, कंट्रोल V। अब मैं इसे कॉपी कर लिया। अब आप इसे तुरंत अभी पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे करना है। तो इसमें बोला है गिवन अ सीक्वेंस ऑफ डेसिमल 3.0 4.5 2.43 5.8, प्रिंट ऑल द वैल्यूज इन सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय डबल कॉमास। मुझे इसे सिंगल लाइन पे कमेंट प्रिंट करना है डबल कॉमा सेपरेटर यूज करके, सेपरेटर का यूज होगा इसमें। मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिखता हूँ। प्रिंट 3.0 कॉमा 4.5 कॉमा 2.43 कॉमा 5.8 कॉमा। अब मुझे यहाँ पे सेपरेटर यूज करना है। सेपरेटर क्या है? डबल कॉमा। सेपरेटर लिखा मैंने इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डबल कोट के अंदर डबल कॉमा। अब ये सेपरेटर यूज हो जाएगा। और दूसरा क्या बोला है? प्रिंट ऑल वैल्यूज इन सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय कैरेक्टर। ये ब्रेसेस के साथ सेपरेट करना है मुझे इसे। मैं दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट में आऊँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना कौन लिखेगा। कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल V कर दिया मैंने। और सेपरेटर इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे ब्रेसेस यूज करने हैं। मैंने ब्रेसेस लिख दिया। अब मैं इसे रन करूँ, देखिए यहाँ पे 3.0 के बाद कॉमा डबल कॉमा प्रिंट हो गया, डबल कॉमा डबल कॉमा, हर नंबर के बाद डबल कॉमा आ गया। यहाँ पे हर नंबर के बाद ब्रेसेस आ गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आ गया, तीसरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल V, कमेंट आउट। सॉरी गाइस, मेरा पावर चला गया था लैपटॉप का। तो मैं हम थर्ड क्वेश्चन पे थे, तो मैं इसे कंट्रोल/ मार के कमेंट आउट करता हूँ। अब आप देखिए, सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इन द फॉर्मेट गिवन बिलो, A इक्वल्स टू डैश लिखा है, कॉमा B इक्वल्स टू डैश लिखा है, कॉमा C इक्वल्स टू डैश लिखा है। तो ये डैश के जगह वैल्यूज आएगा। मैंने डैश ऐसे लिख दिया है यहाँ पे कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं। आगे भी क्वेश्चन में ऐसे डैश होने वाले हैं। तो ये डैश मतलब यहाँ पे A का वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ पे B का वैल्यू प्रिंट होगा और यहाँ पे C का वैल्यू प्रिंट होगा। तो मैं इतना समझा दिया आपको। अब आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसे ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं अपने तरीका से ट्राई करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। तो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है? टेक टू इंटीजर A एंड B एज इनपुट फ्रॉम यूजर, ऐड A एंड B एंड असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल C। तो पहले मैं A एंड B इनपुट लेता हूँ। A इक्वल्स टू int इनपुट, यहाँ पे मैंने पास किया A। B इक्वल्स टू int इनपुट, यहाँ मैंने पास किया B। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? ऐड A एंड B एंड असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल C। ओके, एक्चुअली आपको याद हो तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा कर चुके हैं, पर फॉर्मेटिंग इसमें यूज हुआ है, इसलिए हमें ये फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो C इक्वल्स टू मैंने लिखा A प्लस B और रिजल्ट स्टोर किया। अब मुझे A, B और C तीनों की वैल्यू को प्रिंट करना है इन द फॉर्मेट ऐसा। मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट, मैं दोनों तरीके से आपको एक बार खाली ये क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन में मैं डॉट फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो यूज करिए। मैंने यहाँ लिखा A इक्वल्स टू, पहले मैं मॉड्यूलो वाला से करता हूँ, %d, फिर कॉमा, B इक्वल्स टू
परसेंटेज डी कॉमा सी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। यहाँ पे मैंने मॉड्यूलो यूज किया, मॉड्यूलस। मैं पास कर दूंगा सीक्वेंस में ए कॉमा बी कॉमा सी। अब मैं इसे रन करूं तो ए का वैल्यू एंटर करने को आया 2, एंटर, फिर 3, फिर एंटर। तो यहाँ तीनों का वैल्यू प्रिंट हो गया, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू ए प्लस बी था, तो वो दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दिया। ओके, गॉट इट। अब मुझे इसे दूसरे फॉर्मेट में प्रिंट करना है, वो फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट वाला मान लीजिए। मैं लिखा यहाँ पे ए इक्वल्स टू करली ब्रेसेस, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 0 लिख देता हूँ क्योंकि मैं आगे आके इसे पहले पोजीशन पे रखूंगा, कॉमा बी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर कॉमा सी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस 2। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर मैं पास करूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। मैं इसे रन करूं, यहाँ 2, यहाँ 3, देखिए ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5। स्पेसेस में डिफरेंस है क्योंकि मैंने स्पेसेस अच्छे से नहीं दिया, दोनों में बराबर नहीं दिया, तो ये चलेगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आके नेक्स्ट लाइन कंट्रोल वी, कमेंट आउट। अब इसको आप यहीं पे पॉज करिए, और ये डैश का मतलब मैंने समझा दिया आपको, तो आप ये कर लेंगे। इसको आप यहीं पे पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं इसे। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये भी आसान, मतलब आसान कैटेगरी में ही आएगा। p इक्वल्स टू फ्लोट टाइप का इनपुट लेना है हमें p का। p इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट, मैं लिखूंगा p, और q इक्वल्स टू हमें इंटीजर लेना है। मैं आपको ये बता दूं साथ साथ कि जब हम फ्लोट और इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो फ्लोट आता है, क्योंकि डेटा लॉस नहीं होगा उससे हमारा। फ्लोट और इसका इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा फ्लोट आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आर वेरिएबल लिया, उसमें p मल्टीप्लाई बाई क्यू किया, तो क्यू का जो डेटा टाइप होगा वो एक फ्लोट होगा, क्योंकि p फ्लोट है उसमें, p और q में। अब मैं इसे प्रिंट द वैल्यू ऑफ p q एंड r इन द फॉर्मेट, तो मैं प्रिंट करूंगा इसे a इक्वल्स टू 0, ए नहीं सॉरी, p इक्वल टू 0, कॉमा q इक्वल्स टू 1, कॉमा c इक्वल्स टू c नहीं, p क्यू r इक्वल्स टू 2 डॉट फॉर्मेट p कॉमा q कॉमा r। मैं इसे रन करूं, मान लीजिए मैंने फ्लोट दिया 3.14, जो हम पाई का वैल्यू मानते हैं, p q मैंने दिया 2। अब रिजल्टेंट आ जाएगा p q का वैल्यू ऐसे प्रिंट, r का वैल्यू 6.28 मल्टीप्लाई करके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखते क्या बचा, नहीं हमने सारे क्वेश्चन मतलब इसके कर लिए, इनपुट का जो जितना मैंने क्वेश्चन लेके आया था, इनपुट और फॉर्मेटिंग का। आगे हम और भी देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे ऑपरेटर्स। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने थोड़े ब्रीफ में पढ़ा था इसे, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो अपना पहला हो जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहले मैं सारा नाम लिख देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर अपना हो जाएगा अरिथमेटिक के बाद अपना हो जाएगा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर हो जाएगा अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। बहुत सारे नाम हैं पर आपको घबराना नहीं है, जब जो यूज होता है वो ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हैं, अगर मैं पता हो तो। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको नाम के साथ ही पढ़ाऊंगा। फोर्थ होता है अपना
असाइनमेंट ऑपरेटर। फिफ्थ होता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें कुछ कुछ काम भी नहीं आते, जैसे बिटवाइज अभी ऑपरेटर एक है आगे। बिटवाइज ऑपरेटर उतना काम नहीं आता। जैसे ये कौन सा नंबर में लिखा हमने, फिफ्थ नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर। फिर सिक्स नंबर पे अपना आएगा ये बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर एक काम करते हैं, इसे मैं लास्ट में समझाऊंगा। सिक्स्थ में मैं समझाऊंगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें आपको एक बात सीखने को मिलेगी आइडेंटिटी ऑपरेटर में। जरूरी वैसे ये भी नहीं है, काम नहीं आता, लेकिन इसमें एक बात सीखने मिलेगी आपको। मैं बताऊंगा कौन सी बात। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत आसान है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे अपना। कौन कौन से होते हैं? टोटल 7 होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल और मॉड्यूलस और अपना फ्लोर। तो मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम यूज करते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा इसके बारे की। प्लस वाला ऐड करने का काम आता है, माइनस वाला सब्ट्रैक्ट करने का काम आता है, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करने का काम आता है, डिवाइड वाला डिवाइड करने का काम आता है। लेकिन मैं डिवाइड वालों में एक चीज बताना चाहूंगा आपको। ये डिवाइड डिवीजन वाला ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है? तो डिवीजन में क्या होता है, जब हम करेंगे प्रिंट 20, मान लीजिए 20/3, मैं 20/3 किया, तो ये मुझे क्या देगा? 20/3 मैंने किया, तो ये आउटपुट दे रहा है 6.66666 फ्लोट वैल्यू दिया। क्योंकि हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 6.66 समथिंग आएगा। लेकिन फ्लोट डिवीजन में क्या होता है कि फ्लोट डिवीजन जब आप करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो है ना, फ्रैक्शनल वाला पार्ट 0.666, ये इसको हटा देगा। ये इसको मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट को हटा ही देगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट प्रिंट करेगा। तो मैं 20 फ्लोर 3 करूँ एक बार, रन किया, तो अब देखो इसे सिर्फ 6 प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो फ्लोट डिवीजन यही होता है। फ्लोट डिवीजन को आप इंटीजर डिवीजन भी बोल सकते हैं। ये फ्लोट डिवीजन इंटीजर वैल्यू देता है अपने को डिवाइड करने के बाद। और ये जो अपना डिवीजन ऑपरेटर है, ये फ्लोट भी देगा, इंटीजर भी देगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डिवीजन वाला वैल्यू 20 डिवाइड बाई 5 किया। अब देखता हूँ ये क्या देता है। तो आप देख सकते हैं ये हमें फ्लोट वैल्यू ही दे रहा है 4.0। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि ये डिवीजन ऑपरेटर सिर्फ फ्लोट वैल्यू देता है। चाहे आप इंटीजर डिवीजन करिए, मतलब चाहे आप ये पूरा डिवाइड कर रहे हैं फिर भी 4.0 आ रहा है, और फ्लोट डिवीजन कर रहे हैं फिर भी इतना आ रहा है। अब हम बात करेंगे ये वाले ऑपरेटर का। ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये पावर के लिए काम आता है। मान लीजिए आपको प्रिंट करना है, प्रिंट 2 का पावर 3, तो 2 लिखेंगे आप एक्सपोनेंशियल 3। आप ये लिखेंगे ना, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2 का पावर 3 8, 2 रेज़ टू द पावर 3 8। वैसे ही आप यहाँ पे 4 करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 16 प्रिंट हो जाएगा। तो ये पावर वाला ऑपरेटर है। अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर आता है, ये बहुत काम आता है हमारे मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसे समझिएगा। ये क्या काम करता है, जैसे a इक्वल्स टू 10 है और b इक्वल्स टू 20 है। अब मैं करूं प्रिंट a मॉड्यूलस b, तो मैं पहले रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। रिजल्ट आया 10 a मॉड्यूलस b का। अब ये पहले मैं b मॉड्यूलस a करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं किया b मॉड्यूलस a, तो रिजल्ट आया 0। ये 0 क्या है? अब ये 0 कुछ नहीं है, ये रिमाइंडर है। जैसे b मॉड्यूलस a मतलब होता है b को a से डिवाइड करो, मतलब नॉर्मल b डिवाइडेड बाय a करो, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसे रिटर्न करो, मतलब उसे प्रिंट करो। यहाँ पे b डिवाइडेड बाय a करेंगे तो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर देगा आउटपुट। तो वैसे ही 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 10 पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 पूरा तरह से 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 टू द 20 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये 0 देगा आउटपुट। अब मैं यहीं पे a मॉड्यूलस b करूँ, तो ये रिजल्ट 10 दे रहा है। तब ये 10 क्यों दे रहा है? a 10 है और b 20 है। अब आप 20 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 20 0 जा 0 होगा,
क्योंकि मल्टीपल में नहीं 20 का, 20 जीरो से जीरो होगा और 10 रिमाइंडर बच जाएगा, जो 10 है वो एज इट इज बच जाएगा। तो इसे 10 डिवाइडेड 20 10 आ रहा है आउटपुट। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। आपको एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा बोनस चीज, जब आप कोई नंबर को, इवन नंबर आपको चेक करना है, आप, रुको छोड़िए, मैं इससे आगे बताऊंगा आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद। कंपैरिजन ऑपरेटर अब ये क्या काम करता है, ये कंपेयर करने के काम आता है। इसमें आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और एक होता है अपना नॉट इक्वल टू। तो ये टोटल इतना होते हैं, ये भी आसान है। जैसे कि अब ये रिलेशनल जो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम रिलेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है, ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने में मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 20। अब मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, मैंने डायरेक्ट लिखा प्रिंट बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, डायरेक्ट मैंने लिखा। क्या 20 10 से बड़ा है? तो बड़ा है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आउटपुट यहाँ पे आ गया है ट्रू। मैं इसे ऊपर वाला कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए रन किया मैंने, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है ट्रू। ट्रू आया मतलब कि हाँ सच बात है ये। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब मैं इसे डायरेक्ट नहीं भी करके ऐसे भी कर सकता हूँ। बी ग्रेटर देन ए को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, सी इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन ए। मैं इसे करूँ तो सी में ट्रू स्टोर हो जाएगा, ये बी ग्रेटर देन ए ट्रू रिटर्न करेगा, ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे सी में ट्रू स्टोर हो जाएगा। अब मैं सी प्रिंट करूँ तो भी यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का होता है। अब ग्रेटर देन हो गया, लेस देन भी वैसी है। लेस देन भी अगर सच बात रहेगा तो ट्रू होगा, गलत बात हुआ तो फॉल्स होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करते हैं, जैसे मैं लिखूं 10, मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और मैं यहाँ पे सी प्रिंट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में खाली एक कंडीशन सही होना जरूरी है, मतलब या तो ग्रेटर देन हो जाए या तो इक्वल टू हो जाए, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 20 10 से बड़ा है। ग्रेटर देन में कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इक्वल टू होना, इक्वल टू का जरूरत नहीं पड़ा। अगर मैं ए का वैल्यू भी 20 कर दूं तो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये भी आउटपुट ट्रू देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रन करूं, देखिए आप ट्रू आ रहा है। बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ट्रू आ रहा है, क्योंकि 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन तो नहीं है 20 लेकिन बराबर तो है। तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मतलब होता है या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। वही लेस देन इक्वल टू है, सेम चीज है। अब डबल इक्वल टू देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी का वैल्यू भी बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, जैसे मैथ्स में हम करते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो डबल इक्वल टू यहाँ पे वही काम करता है। क्या ए बी के बराबर है? जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे ए इक्वल टू 20 करेंगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ए जो है इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन डबल इक्वल टू जो है कंपेरिजन ऑपरेटर है। ये कंपेयर करता है कि बराबर है कि नहीं है, मतलब वही अपना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो मैंने ए डबल इक्वल टू बी किया, क्या 20 20 के बराबर है? तो हाँ है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए ट्रू कर रहा है। अब मैं इसे 10 कर दूं, ए इक्वल टू 10, अब क्या 10 20 के बराबर है? तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया, ये डबल इक्वल टू काम आता है। अब ये जो लास्ट वाला है ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। क्या ए और बी बराबर नहीं है? ए नॉट इक्वल टू बी, क्या 10 और 20 बराबर नहीं है? तो इसका मतलब है कि हाँ सच बोल रहा है, ट्रू बात है। 10 नॉट इक्वल टू 20, इसे रन करूंगा, देखो आप ट्रू आ गया। अब ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर ज्यादातर हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में काम आते हैं, जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। मैंने अभी से पढ़ाया नहीं है, ये आगे वाले लेक्चर्स में आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा।
तो मैं एक इफ स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ आपको। इफ, ये ऊपर वाला यूज करके मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ, यहाँ पे कंडीशन आता है इफ स्टेटमेंट में, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए हम देते हैं कोलन एंटर। अब ये बात ट्रू हुआ तो ये अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एक एल्स वाला बनाते हैं। एल्स वाला तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ फॉल्स हो जाता है। जब इफ फॉल्स हो जाता है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। मैं एल्स में प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। बी, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ अभी इस केस में 20 बड़ा है 10 से, 20 बड़ा 10 से, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, एल्स में जाएगा ही नहीं क्योंकि इफ ट्रू हो गया है। इफ जब फॉल्स होता है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन होता है वो फॉल्स होता है, तब एल्स में जाता है। एल्स वाला ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि यहाँ पे बी 20 है और ए 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अंदर वाला रन हो गया। मैं मान लेता हूँ कि मैं ए को 20 कर देता हूँ और बी को 10 कर देता हूँ। बी को 10 कर दिया। अब मैं इसे रन करूँ तो देखिए ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे एल्स में आया ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए बी से बड़ा है और ये कंडीशन के हिसाब से बी और बड़ा है तब बी बताओ ग्रेटर, और नहीं तो ए बताओ। मैंने यहाँ पे इक्वल टू वाला कंडीशन नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे अगर एल्स में, डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा कि इक्वल टू अगर हुआ तो क्या होगा। जैसे कि तब गलत हो जाएगा, अपना लॉजिक गलत हो जाएगा इसमें। हमें एक आगे आएगा तो अब बताऊंगा मैं। चलो इतना फिलहाल के लिए समझ जाइए। ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर अपना। अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। इसे मैं रहने देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर दो चीज आता है, इन कॉमा नॉट इन। ये दो चीज है, ये हमारे लिस्ट में काम आता है, सेट में काम आता है। जितना हम लिस्ट सेट डिक्शनरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास ये बचेगा लिस्ट, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी, वो सबके फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। तो इन नॉट इन के बारे में बात करते हैं। इन नॉट इन क्या करता है हमारा, ये भी चेक करने का ही काम आता है। मतलब इन नॉट इन ऑपरेटर है, ये चेक करने के काम आता है। ये भी ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है हमें। जैसे मैं यहाँ पे करूँ कि प्रिंट, जैसे मैं एक स्ट्रिंग लूँ, स्ट्रिंग मान मतलब एक कैरेक्टर लूँ एस। अब मैं बोलूँ एस इन पाइथन, एक स्ट्रिंग लूँ एस इन पाइथन। इसका मतलब ये हुआ, क्या एस कैरेक्टर पाइथन में एग्जिस्ट करता है? पाइथन के अंदर है एस इन पाइथन? क्या एस पाइथन के अंदर है? अब ये पाइथन के अंदर एस तो नहीं है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या आता है। फॉल्स आ रहा है क्योंकि एस पाइथन के अंदर नहीं आता। अब यहाँ मैं इन की जगह नॉट इन यूज करूँ, मतलब एस नॉट इन पाइथन, मतलब एस पाइथन के अंदर नहीं आता है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। तो यही मेंबरशिप चेक करने का काम आता है। लिस्ट विस्ट में भी क्या होता है, जैसे लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, 1 2 3, जितने भी मेंबर्स आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो उसमें हम काम काम आता है कि हम डायरेक्ट उसको दे के पूछते हैं कि ये क्या ये लिस्ट में है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये लिस्ट में है कि नहीं है। और नहीं होता है तो हम उसे ऐड कर देते हैं। वो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, लूप्स में आएगा आगे और कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो। अगर मैं लिखूं यहाँ पे पी पी इन पाइथन, स्मॉल पी लिखा है मैंने तो ये शायद नहीं आएगा, कैपिटल पी लिखता हूँ, पी इन पाइथन, मैंने रन किया तो ये ट्रू आ रहा है। अब मैं एक बार स्मॉल पी करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। पी इन पाइथन, तो ये फॉल्स आ रहा है कि ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल लेटर में। तो यही है नॉट इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। और ये बहुत ज्यादा काम आता है हमारे इसमें पाइथन में, बहुत ज्यादा ही काम आता है ये, हद से ज्यादा काम आता है, बहुत यूज होता है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर एक के बारे में पता ही है आपको, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर इक्वल टू के बाद अपना आता है प्लस इक्वल टू,
माइनस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, इसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, फिर मॉड्यूलस इक्वल टू, फिर फ्लोर इक्वल टू, ये सब है। ये अपने आगे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सारा का फंक्शन एक तरीका ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक समझा दूंगा, मेरे को सब समझ में आ जाएगा। पहले के बारे में पता है कि a इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, तो ये a का वैल्यू को a का वेरिएबल में 10 असाइन कर दिया, 10 का वैल्यू असाइन कर दिया a वेरिएबल में, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ये तो पता ही है आपको, हम स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, असाइन करने में काम आता है। अब मैं यहाँ पे मान लो प्लस इक्वल टू लिखता हूँ, a प्लस इक्वल टू 10, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस इक्वल टू 10 शॉर्टकट तरीका है लिखने का, a इक्वल्स टू a प्लस 10, a इक्वल्स टू a प्लस 10। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इसको लिखने के लिए हमें a पहले से डिफाइन होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू पहले से कुछ इनिशियलाइज होना चाहिए, a का वैल्यू या तो जीरो या फिर कुछ भी, a का वैल्यू हमें पहले से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इसको लिखने के लिए, स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो ये बोल रहा है कि a का वैल्यू जो पहले था, a इक्वल्स टू a प्लस 10, तो a का वैल्यू जो पहले था उसको 10 से बढ़ाओ और वापस a में स्टोर कर दो। तो a का जो वैल्यू था उसको 10 से बढ़ा के a में स्टोर कर दो, मतलब एक तरह से a का वैल्यू 10 से बढ़ा दो। ये एक ही लाइन में करने का तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिखा, ओके, अब मुझे a का वैल्यू 10 से बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट a प्लस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू a प्लस 10। अब a का वैल्यू 10 से बढ़ गया है, a इक्वल्स टू a प्लस 10, तो a का वैल्यू 10 था, फिर उसने प्लस 10 ऐड कर दिए। ओके, मैं लिख के बता दूं, आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है। a इक्वल्स टू a प्लस 10, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट का मतलब a प्लस इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू 10 था, a का वैल्यू 10, अब फिर हमने 10 ऐड कर दिया इसमें, तो 10 प्लस 10 हो गया 20, और a में स्टोर कर दिया हमने, तो a का नया वैल्यू 20 हो गया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, जैसे प्रिंट a किया तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया, देखिए। तो ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये असाइन असाइन भी करता है और इंक्रीज भी करता है, इंक्रीज मदद करता है इसमें, असाइन भी करेगा इंक्रीज भी करेगा एक साथ, खाली एक स्टेटमेंट। अब यही काम करता है, जैसे मान लीजिए b इक्वल्स टू 10 है, तो सारा अब वही है, b इक्वल्स टू 10 है, मैं b माइनस इक्वल टू 5 करूं, तो जो b का ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 5 कम हो जाएगा, प्रिंट b, तो इसका मतलब होगा b इक्वल टू b माइनस 5, b इक्वल्स टू b माइनस 5, मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह में, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 5, तो b में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस इक्वल टू 5, b इक्वल टू b माइनस 5। इसे रन कर देता हूँ, 5 आउटपुट आता है कि नहीं आता, देखिए 5 आ गया, ये अपना 5 आउटपुट आ गया, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये हो गया। बाकी का भी ऐसी है, एक्सपोनेंशियल करेंगे तो b का वैल्यू को पावर से रेज कर देगा, जैसे b इक्वल टू 10 है, b मान लीजिए एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 5, तो b इक्वल्स टू b का पावर 5, इसका मतलब हुआ b का पावर 5, b रेज टू द पावर 5, b इक्वल टू b रेज टू द पावर 5, तो b का वैल्यू था 10, अब 10 रेज टू द पावर 5 क्या होता है, 1 लाख होता है, तो ये 1 लाख प्रिंट कर देगा, देखिए 1 लाख प्रिंट कर दिया। तो यही है, ये फ्लोर डिवीजन वाला भी यही है, मॉड्यूलो इक्वल टू यही करेगा, स्टेटमेंट यही होगा, b इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे ऑपरेटर वहां पहले होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है। बाकी बी से होगा, ये बी का वैल्यू को चेंज करेगा। ये हो गया अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। अब लॉजिकल ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, इसमें दो तरीका होता है, एंड होता है और एक और होता है, एंड और ऐसे ही लिखते हैं उसको हम लोग, और ये भी हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट में काम आता है। जैसे मैं फिर से एक इफ स्टेटमेंट लिखूं, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 10, रुकिए रुकिए मुझे एक अच्छा एग्जांपल सोचने दीजिए।
जैसे एंड और का एज लेता हूँ मैं, एक एज इक्वल टू, मैं इनपुट ले लेता हूँ एज, एज वेरिएबल इनपुट ले लिया। अब मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर पास करूंगा इसे, एज एक इनपुट ले हो लिया और एक जेंडर इनपुट लेता हूँ। मैं क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। जेंडर इक्वल्स टू इनपुट, इसके अंदर हम मेल या फीमेल एंटर करेंगे, मतलब कैपिटल एम या स्मॉल एम। इसमें लिख देता हूँ एंटर योर जेंडर इनपुट एज, ठीक है। अब मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ आप समझेंगे, ये मुझे एंड और समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। इफ एज ग्रेटर देन 18 एंड जेंडर डबल इक्वल टू मेल, मैं कोड समझाता हूँ आपको, आप एक बार लिखने दीजिए बस मुझे। एलिजिबल एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये मैंने कंडीशन लिखा है, अगर एज 18 से बड़ा है एंड जेंडर मेल है, मान लीजिए मेरे कोई कंपनी है, उसमें जॉब की कोई वैकेंसी है, मुझे उसके लिए जो बंदा चाहिए वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उसका जेंडर मेल होना चाहिए, मेरा उसके लिए वैकेंसी है, जॉब वैकेंसी है। तो एंड क्या करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होता है, जैसे ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, दोनों ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू देता है। दोनों ट्रू हुआ, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट अपना फॉल्स आएगा। तो जैसे मैंने इसका जैसे कोई एज दिया, उसका वैल्यू ट्रू आया, मतलब मान लीजिए एज ग्रेटर देन 18, मतलब मैंने 20 मान लीजिए दिया, तो ये ट्रू आ गया। और जेंडर इक्वल टू मैंने एम दे दिया, कैपिटल एम, तो मेल आ गया, तो इसका वैल्यू भी ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू का वैल्यू ट्रू होगा ओवरऑल, तो इफ के अंदर ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। अब ट्रू आ जाएगा तो इफ एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो इफ के अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एलिजिबल कहला देंगे आप। एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल, अब नॉट एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। अब एज मैंने मान लीजिए 20 दिया, अब जेंडर में मैंने कैपिटल एम दे दिया, तो ये आ जाएगा एलिजिबल, एलिजिबल प्रिंट हो गया। लेकिन एक भी कंडीशन दोनों में से फॉल्स होता है, मान लीजिए कि मेरा एज है 18, नहीं एज ग्रेटर देन 18 चाहिए ना, हाँ, तो इक्वल टू 18 में भी ये सही नहीं होगा। तो एज मान लीजिए 18 दिया मैंने और जेंडर मेल दिया, मतलब मैं मेल तो हूँ पर मेरा एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा नॉट एलिजिबल। ये देखिए नॉट एलिजिबल प्रिंट हो गया। तो ये होता है एंड कंडीशन का, कि एंड कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट अपने ट्रू होना चाहिए, क्लब कंडीशन को क्लब करने में मदद करता है हमें। ये एक कंडीशन हुआ, ये दो कंडीशन हुआ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे हमें एंड मदद करता है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट में बहुत यूज होता है एंड। अब मान लीजिए मैं और का यूज बताता हूँ आपको। और का ये होता है कि आपका दोनों दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो और एग्जीक्यूट कर जाएगा। मान लीजिए मुझे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर इक्वल टू मेल फीमेल हो, मतलब मान लीजिए दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एज ग्रेटर देन 18 हो, नहीं ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे एज ग्रेटर देन 18 है और जेंडर इक्वल टू मेल, मैं इधर एक और कंडीशन डाल देता हूँ, और जेंडर इक्वल टू फीमेल, डबल इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पे डबल इक्वल टू फीमेल। तो और में से कोई भी स्टेटमेंट सही हो गया तो वो सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एज ग्रेटर देन 18 है, तो मान लीजिए मैंने एज 20 दे दिया, अब ये स्टेटमेंट सही हो गया है, 20 है तो एज ग्रेटर देन 18 है, तो अब मैं हमें मेल लिखूं चाहे फीमेल लिखूं, कुछ भी लिखूं ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एलिजिबल ही आएगा। जस्ट फीमेल वाला स्टेटमेंट मैं अभी के लिए हटाता हूँ। देखिए मैंने रन किया यहाँ पे, अब मैं एज लिखता हूँ मान लीजिए 15, 15 एज लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो अब दूसरा को ट्रू होना पड़ेगा तभी ये ट्रू होगा। तो मैंने अगर यहाँ मेल लिखा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये एलिजिबल बोलेगा, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो गया
और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया अपना, मैंने रन किया, नॉट एलिजिबल आ रहा है। क्योंकि ये नॉट एलिजिबल क्यों आया, एक मिनट मैं फिर से एक बार रन कर देखता हूँ इसे। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और जेंडर मेल, ठीक है। एज मान लीजिए मैंने 15 दिया और जेंडर मैंने दिया कैपिटल एम, तो ये देखिए एलिजिबल आ रहा है, देखिए एलिजिबल आ रहा है। एज ग्रेटर देन 15 मतलब एज एज 15 है जो कि 18 से कम है, तो ये फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। और जेंडर डबल इक्वल टू एम, तो जेंडर डबल इक्वल टू मेल वाला कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ये मैंने जेंडर में एम डाला है, तो ये ट्रू हो गया, तो ये वाला प्रिंट हो गया। तो यही था एंड और ऑपरेटर लॉजिकल वाला। कमेंट आउट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया वो। अब चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर में जाने से पहले, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कहा था आपको। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मुझे ये समझाना है आपको। मान लीजिए मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा और b इक्वल्स टू 10 लिखा। अब ये हम मेमोरीज में खेलेंगे। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 10 लिया, तो a जो है, जो 10 वैल्यू है, एक अपना रैम में मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, और जो ये 10 वैल्यू है ये भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि ए 10 में पॉइंट करेगा, तो और बी का भी वैल्यू 10 है तो वो भी पॉइंट करेगा। मैं बता दूंगा आपको, जैसे देखिए यहाँ पे हम आए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी लोकेशन है जो वैल्यू अपना 10 स्टोर किया हुआ है। मेमोरी एड्रेस होता है मेमोरीज में जो अपना वैल्यू स्टोर करता है रैम में। तो मान लीजिए ए का वैल्यू 10 है, ए पॉइंट कर रहा है ये मेमोरी एड्रेस को, ये पॉइंट कर रहा है इसको, ए का वैल्यू 10 है। अब मैंने बी इक्वल टू 10 भी लिख दिया, तो बी भी सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। ये मैं समझाना चाहता था आपको। पाइथन में ऐसा होता है कि जो दो वेरिएबल का वैल्यू सेम है, जैसे ये इंटीजर है, फ्लोट के केस में ऐसा नहीं होता, मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे आता है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या हुआ। इतना समझ लीजिए, जब दोनों वैल्यू का सेम होता है तो ये सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है इन लोग। जैसे मैंने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 लिखा, तो अब एक आइडेंटिटी ऑपरेटर में एक आता है, इसमें होता है अपना इज और इज नॉट, ये दो चीज आता है अपने इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर में। अब a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 10 है। अब इसमें एक id फंक्शन होता है जो हमें एड्रेस निकालने का मदद करता है। जो ये मेमोरी एड्रेस है हमारा, इसमें इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा कुछ भी हो सकता है, 1010 बाइनरी में कुछ भी ये मेमोरी एड्रेस हो सकता है। तो ये कुछ भी मेमोरी एड्रेस है, तो इसको आईडी फंक्शन जो होता है, ये आईडी फंक्शन एक होता है आईडी, ये निकालने का काम करता है। तो जब मैं लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट ए इज बी, क्या ए और बी सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं? इज ऑपरेटर ये बोलने का कोशिश करता है ए इज बी, तो ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसे रन करूं तो देखिए यहाँ पे ट्रू आएगा, ए इज बी, क्या ए और बी सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं? तो ये बोल रहा है हाँ, ए इज बी। अब मैंने ए का वैल्यू 10 रखा और बी का वैल्यू 20 कर दिया। जैसे मैंने बी का वैल्यू चेंज किया तो दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अब दोनों सेम को पॉइंट नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और बन जाएगा, यहाँ पे एक और ऐसे बन जाएगा, इसमें 20 स्टोर होगा। और बी अब इसको नहीं पॉइंट करके इसको पॉइंट करेगा, कि मैंने बी का वैल्यू चेंज कर दिया, इसको पॉइंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ गया मैं फिर से ए इज बी किया। अब अब रन कर देखता हूँ ए इज बी, तो अब फॉल्स बता रहा है कि दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये ए नॉट इज बी, अगर नॉट इज बी करेंगे, इज नॉट होता, नॉट इज नहीं होता, ए इज नॉट बी इसको करेंगे तब ट्रू आ जाएगा कि हाँ ये सच बात बोल रहा है, ए और बी सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। अब ये आईडी फंक्शन का क्या जोल है, इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ
तो देखिए यहाँ पे एक आईडी प्रिंट हो गई है, ये मेमोरी एड्रेस है उसका, जो ए का मेमोरी एड्रेस है ये है। मान लीजिए मैंने दोनों को सेम वैल्यू दे दिया, आई इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ फिलहाल के लिए। अब आईडी ऑफ ए मैंने प्रिंट किया और आईडी ऑफ बी प्रिंट किया। आईडी ऑफ बी, ये आईडी फंक्शन हमें मेमोरी एड्रेस प्रिंट करने में मदद करता है। मैं रन करूंगा, आप देखिए दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। देख सकते हैं, एक एक नंबर मैच करिए आप, दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। 10 जो है एक ब्लॉक में स्टोर है और ए और बी उसको पॉइंट कर रहा है। ऐसा होता है पाइथन में। अब हम चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की तरफ। अब ये ऑपरेटर थोड़ा माथा पेची वाला है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिए, कोई कोई क्वेश्चन में आपका काम आ जाता है। उतना काम नहीं आता, मैं खुद पाइथन किया हूँ, मुझे पता है। ये आपको समझ भी नहीं आए तो उतना दिक्कत की बात नहीं है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बिट वाइज ऑपरेटर समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इधर आ जाइए, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कोई नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप ये लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपका, इसका एक मेथड है बाइनरी में कन्वर्ट करने का हर एक नंबर को। अब मान लीजिए आपको 1 को बाइनरी में, ये 2 के पावर में होता है, देखिए 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 होता है, ऐसे करके 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, ऐसे करते करते पूरा एंड तक जाएगा, जितना दूर तक चाहेंगे आप उतना दूर तक जाएगा। तो मैं इतना ही मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई छोटा नंबर का बाइनरी निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे 10 का बाइनरी निकालना है हमें। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मुझे 2 का बाइनरी निकालना है, तो ये 2 वाला का बाइनरी निकालना है हमें। तो ये 2 इधर 2 वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, और रेस्ट जितना भी यहाँ पे है सब 0 0 हो जाएगा। ये 0, ये 0। अब ये इसके पीछे वाला 0 लिखने का मतलब नहीं है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ बाकी सब 0 वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, जितना भी है 0 हो गया, ठीक है। अब 2 का बाइनरी हो जाएगा 1 0, खाली ये आगे वाला काउंट होगा, ऐसे देखना है हमें, ऐसे हम देखेंगे। तो 2 का बाइनरी अपना 1 0 हो गया। अब मैं आपको उसमें भी वीएस कोड में भी अपना दिखा देता हूँ, इसे कमेंट आउट करके। प्रिंट, हमारे पास एक फंक्शन था बाइनरी, मैं इसके अंदर बाइनरी ऑफ 2 निकालूंगा। बाइनरी ऑफ 2 निकालूंगा तो ये 0 भी बाइनरी रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 का बाइनरी, तो जो कि हमने यहाँ पे देखा 1 0 2 का बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीपल में कोई बाइनरी नहीं निकालना है, मतलब 2 का मल्टीपल में तो ठीक है, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 0 हो जाएगा, तो 4 का बाइनरी हो जाएगा 1 0 0, ये तो आसान है। अब मान लीजिए मुझे कोई ऐसा नंबर का निकालना है जो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कैसे निकालें। मान लीजिए मुझे 3 का निकालना है, तो यहाँ पे 3 तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 का 1 होगा और 1 का भी 1 होगा, मतलब ये 2 का 1 होगा और 1 का ही 1 होगा, ये 2 प्लस 1 मिला के 3 हो रहा है, तो इसका बाइनरी ये हो जाएगा 1, 3 का बाइनरी हो जाएगा 1 1। बाकी सब पीछे वाला रेस्ट 0 हो जाएगा, तो उसका 0 लिखे चाहे नहीं लिखे मतलब नहीं है। तो 2 का बाइनरी हो जाएगा 2 प्लस 1 3। अब आपको ये समझ कैसे आएगा कौन सा 1 करना है, तो इसका एक इजी तरीका है, अगर 3 है, 3 नंबर है, तो 3 से बड़ा 4, 4 लेंगे हम, तो 4 से तो ये 4 में को अगर 1 करेंगे तो वो तो 3 से बड़ा हो गया, तो हम दूसरों से ऐड करके वो 3 नहीं बना सकते उससे। लेकिन अब अगर आप 2 से तो 4 से छोटा सा स्टार्ट करेंगे हम, तो ये 2 लिए, 2 का 1 किए और इसका 1 किए, तो ये 3 हो गया। 2 प्लस 1 3 होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह 1 1 आएगा, बाकी रेस्ट में 0 0 आएगा। तो ऐसी करके बाइनरी बनता है। अब मान लीजिए मुझे 9 का बाइनरी बनाना है, तो 9 के लिए हम 1 तो नहीं जाएंगे, 1 बहुत छोटा है, 2 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, हम 9 के आसपास वाला ढूंढने की कोशिश करेंगे। 16 में जाएंगे तो उससे तो 9 बना नहीं सकते 8 का, तो हमें 8 को चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। 8 किस लिए, 9 से छोटा है, तो 8 को लिए हम, 8 में 1 देंगे, और 8 प्लस 4 तो 12 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 12 तो नहीं बनाना हमें। 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, तो 10 भी नहीं बनाना हमें, तो ये भी 0 कर दिए हमने, यहाँ पे 0 कर दिए। अब 8 प्लस 1 9 होता है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा, तो ये हो गया 9 का बाइनरी 1 0 0 1। मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको, बाइनरी ऑफ 9,
तो ये मैंने रन किया, तो आप देख लीजिए आ गया 1001। तो यही हमारे बाइनरी कन्वर्जन होता है। इधर देखेंगे आप, यही हमारा बाइनरी कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है 10 का बाइनरी, 15 का बाइनरी। तो आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए 10 का बाइनरी निकालने का, 15 का और 25 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। 10 का बाइनरी हो जाएगा अपना 1010। आप चेक कर सकते हैं, मैंने 10 से बड़ा नंबर चूज किया, 16, 16 से 10 नहीं बन सकता, तो मैंने 8 चूज किया। 8 के बाद +4 करेंगे 12 हो जाएगा, तो 0 1 0, फिर 8 + 2 10 हो गया, तो बाकी वाला 0, ये 0 हो गया, तो 1 0 1 0। 15 का वैसे ही अब देखेंगे, तो 1 1 1 1 हो गया। ये 1 1 1 कैसे हो गया? 16 तो चूज नहीं कर सकते, 16 15 से बड़ा है, तो 8 से शुरू करेंगे। 8 1 हुआ। अब 8 + 4 12 होता है, 12 होता है, 12 अभी भी 15 से छोटा है, इसे 12 में 1 हुआ। अब 12 + 2 14 होता है, 14 अभी भी 15 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 हुआ। और 14 + 1 15, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। वैसे 25 का जाएंगे तो यहाँ 16 भी इंक्लूड होगा। 16 + 8 24, 24 हो गया। अब 24 में खाली एक ही बचा है, तो यहाँ 1 में 1 कर देंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे, तो 1 1 0 0 1 हो जाएगा। 1 1 0 0 1। तो ये अपना हो गया बाइनरी कन्वर्जन, हमने सीख लिया। इसका ऑफिशियल तरीका ये होता है, जैसे आपको कोई नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो नंबर को लिखिए। 15 जैसे है, अब मैंने बताया था बाइनरी का बेस 2 होता है, तो यहाँ पे 2 से ही आपको ये इसको डिवाइड करना है, मतलब ये एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालना है। अब यहाँ पे 2 लिखा मैंने, 2 7 14 होते हैं, तो 7 लिखा। अब 14 होता है, यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया, 1 बच गया। फिर मैं 2 3 6 किया, अब 6 में फिर 1 बच गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 बच गया। अब 2 1 2 होता है, 2 1 2। अब यहाँ पे फिर 1 बच गया, तो फिर मैंने 1 लिख दिया। अब 2 0 1 होता है, मतलब 2 0 0 होता है, जैसे 2 1 2 तो नहीं कर सकते क्योंकि 1 है, 2 छोटा है 2 से, तो 2 0 0, फिर यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 1 1 जो आ गया, इसको आप नीचे से ऊपर लिख दीजिए। नीचे से ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, जो कि 15 का बाइनरी होता है। तो आप कोई और नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं। अगर अभी से और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में जाके लिखिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स, तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं कुल ऐसे, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट, एक होता है अपना एंड ऑपरेटर, एक होता है अपना और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर ऐसे होता है। फिर एक होता है अपना बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये हो गया। और एक होता है अपना एक्सोआर ऑपरेटर, ये वाला, ये ऑपरेटर होते हैं। अब ये उतना काम नहीं आता, आपको समझ नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए x = 48 है, तो अब x लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो राइट शिफ्ट। x = 48 है, तो मैं मान लीजिए मैंने किया x राइट शिफ्ट 3, x राइट शिफ्ट 3, मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट के अंदर डाला x राइट शिफ्ट 3। तो अब इसका राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का पहले सुनाते हो। लेफ्ट शिफ्ट पहले, लेफ्ट शिफ्ट का एक फॉर्मूला होता है। लेफ्ट शिफ्ट अगर आपको 3 ये कैलकुलेट करना है खुद से, ऐसे कि आपको ये लैपटॉप से रिजल्ट तो आ ही जाएगा। एक्स लेफ्ट शिफ्ट 3 कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको 2 का पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 48 यहाँ पे पहले से है, प्लस आपको 2 का पावर n, मतलब n ये हो गया, तो 3 लिखे आपने, तो 3 से कैलकुलेट, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो 48 8 + 8 इसका आउटपुट हो जाएगा। एक मिनट में शायद गलत भी हो सकता हूँ, 384 हो रहा है ना, तो थोड़ा मिस्टेक मैंने किया इसमें। ये 48 प्लस नहीं होगा, ये 48 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे होता है x
इंटू 2 raised to the power n, ये फॉर्मूला होता है इसका, x इंटू 2 raised to the power n। तो ये n रिप्रेजेंट करता है, x लेफ्ट शिफ्ट 3 करेंगे हम तो 48 इंटू 2 raised to the power n आउटपुट आएगा हमारा। तो यहाँ पे 48 इंटू 8 आएगा, वो जो कि 384 होता है। अब यहाँ पे अब इसे खुद अलग अलग नंबर डाल के देख सकते हैं। x इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाला, y इक्वल टू लिखते हैं, y इक्वल टू मैंने डाला 24। अब मैंने प्रिंट किया y, अब मैं राइट शिफ्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट शिफ्ट 3। हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है y डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। जैसे इसका होता है 2 x मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power n होता है, इसका डिवाइड में चल जाता है राइट शिफ्ट करने से। तो y राइट शिफ्ट y डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n, n कितना है 3 है, यहाँ पे 3 से मैंने शिफ्ट किया है, तो y डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3, तो y डिवाइडेड बाय 8, 24 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 3। तो देख लीजिए 3 आउटपुट आ गया। तो ये मैंने फॉर्मूला बताया दोनों का। अब यहाँ पे आता है बिटवाइज एंड और बिटवाइज और, मैं दोनों को साथ में समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, तो ये बिट बाय बिट कंपेयर करता है। अब मैंने आपको बाइनरी वाला क्यों सिखाया है यहाँ पे? अब ये क्या होता है बाइनरी में, इस ये जो एंड है ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है। पहले बाइनरी कितना होता है इसका 1010, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 का बाइनरी होता है 1010, 20 का बाइनरी, 20 का बाइनरी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये 16 काउंट होगा 20 में, 16 और 4 20, तो ये हो जाएगा 10100, ये हो जाएगा, ठीक है 10100। तो इसका हो जाएगा 10100, ये हो गया 0 मैंने इसलिए लिखा कि दोनों 5 डिजिट का हो जाए, कंपेयर करने में आसानी होगा। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए एंड बी, तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आता है पहले दिखाता हूँ आपको। इसका रिजल्ट आया 0, ए एंड बी करने से 0 आ गया। क्यों आया? बिटवाइज एंड क्या करता है, ये बिटवाइज एंड है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब ये बिटवाइज कंपेयर करता है सिंगल सिंगल बिट पे, जैसे 0 को 0 से कंपेयर करेगा, 1 को 0 से कंपेयर करेगा, 0 से 1 को कंपेयर करेगा, 1 को 0 से कंपेयर करेगा, 1 को 0 से कंपेयर करेगा। तो एंड का क्या होता है, दोनों बिट 1 होता है तभी आउटपुट 1 देता है। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी 1 नहीं हो रहा है, 0 0 यहाँ पे 0 हो रहा है, 1 0 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 0 हो रहा है, पूरा 0 0 हो रहा है। तो इसका नंबर जो होगा डेसिमल नंबर वो 0 ही आएगा, तो इसलिए ए एंड बी का आउटपुट 0 आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 की जगह मैंने लिख दिया 11। अब 11 का बाइनरी क्या होता है? 11 का बाइनरी होता है, देखना पड़ेगा, 8 टू 10 111, तो 1011 होता है, तो 1011, 1011 में भी कोई 1 नहीं हो रहा, तो मुझे इधर का 1 करना पड़ेगा। मान लीजिए 15 है, ये 15 में चारों 1 होता है, मान लीजिए 15 है, ठीक है 15 का 1111 होता है। इसको कंपेयर करेंगे इससे, जब इससे कंपेयर करेंगे तो 1010, ये 1 1 वाला जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, इसका रिजल्ट आ गया, ये 1 1 कंपेयर किया तो ये उसका रिजल्ट 1 आया, बाकी 0 0। अब पीछे वाला कंपेयर करेंगे तो वो 0 0 आया, उसका कोई वैल्यू नहीं है जैसे हम लिख रहे नहीं है, तो ये 1 0 0 आया। अब 1 0 0 किसका बाइनरी है? अब 1 0 0 किसका बाइनरी है, जैसे मैंने इधर आया था 1 0 0 किसका बाइनरी है, 1 0 0, 4 का बाइनरी है 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में 4 आएगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आउटपुट में 4 आया है नीचे, ये पहले वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट, कमेंट आउट, ये भी कमेंट आउट। तो ये बिट बाय बिट कंपेयर करता है, जो बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं हमें इसे, एंड ये बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बिट बाय बिट कंपेयर करते हैं।
जो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बताया ये बिट बाय बिट कंपेयर करता है, लेकिन मैंने इसे शॉर्टकट में बताया आपको, इसलिए आपको फॉर्मूला से बताया मैंने, इसलिए फॉर्मूला से ये आसानी पड़ता है। तो ए एंड बी को बिट बाय बिट कंपेयर किया। अब एक होता है बिटवाइज और ऑपरेटर, ए और बी, ठीक है। अब ए और बी अगर हम करेंगे, ए और बी, तो और बी में दोनों में से कोई भी वैल्यू वन हो तो ये वन होगा आउटपुट इसका। तो मान लीजिए 5 डिजिट है यहाँ पे, सब में एक एक वन दिख ही रहा है हमें, 101 101 111 101 101, तो सारा में 1111 आएगा, 5 वन टोटल आएगा यहाँ पे। अब 5 वन का हम बाइनरी देखें यहाँ पे, 5 वन का बाइनरी, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा, 16 से ऐड करना पड़ेगा, 16 1 2 3 4 5, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 29 30 31, 31 आना चाहिए हमारा आउटपुट ए और बी का। देखते हैं क्या आता है, देखिए 31 आ रहा है। तो यही होता है अपना बिटवाइज और ऑपरेटर। अब हम देखते हैं अपना बिटवाइज एक्सोआर ऑपरेटर, जिसे मैंने लिखा ए एक्सोआर बी। तो एक्सोआर ऑपरेटर ये भी उतना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिटवाइज ऑपरेटर उतना जरूरी नहीं है, बस आप एंड और समझिए, बाकी सब सही है। एक्सोआर ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दो वैल्यू सेम है तो उसका रिजल्ट वन देता है, दो वैल्यू अगर सेम है तो रिजल्ट जीरो आएगा, और दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट वन आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 और 0, ये दोनों डिफरेंट है तो इसका आउटपुट 1 आएगा यहाँ पे 1, फिर ये 1 0, इसका आउटपुट फिर 1 आएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू है। फिर 1 1 कंपेयर किया, अब ये सेम वैल्यू हो गया तो इसका आउटपुट 0 आएगा, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ इसकी जगह 0। अब 1 0 फिर 1 आएगा, फिर 0 1 फिर 1 आएगा। तो अब 1 1 0 1 1 का हम बाइनरी देखते हैं, क्या मतलब ये नंबर क्या हो बनेगा हम लोग, क्या था हमारा नंबर 1 1 0 1 1, तो ये हो गया 1 1, यहाँ पे सॉरी 5 है ना, 1 1 0 1 1, तो 1 1 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26 27, 27 अपना आउटपुट बनना चाहिए इसका। देखिए 27 आ रहा है, 27 आउटपुट आ रहा है, तो ये अपना बिटवाइज और हो गया। अगर यहाँ पे 0 0 भी होता है सेम वैल्यू है तो उसका आउटपुट 0 आता, ठीक है। सेम वैल्यू पे आउटपुट 0 और डिफरेंट वैल्यू पे आउटपुट 1, एक्सोआर। अब एक होता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये भी देख लीजिए, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, इसको नोट करते जाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे a इक्वल्स टू 5 है, अगर मैं प्रिंट करूं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर ऑफ 5, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बिटवाइज ऑफ जिसका निकाल रहे हैं उसका पहले साइन में नेगेटिव लगाइए, मतलब 5 है तो -5 करिए और फिर -1 कर दीजिए, तो -5 -1 कितना होता है -6, इसका आउटपुट -6 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसमें पहले नेगेटिव साइन लगाइए, फिर उसमें से -1 कर दीजिए। तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया, -5 किया और -1 कर दिए, तो ये टोटल -6 हो गया। अब बिटवाइज इसका वैल्यू देखते हैं, देखिए -6 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने -5 चूज कर लिया, तो ये इसमें माइनस लगाएगा तो ये माइनस माइनस मिला के +5 हो जाएगा, यहाँ पे ये +5 बन जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस सॉरी, ये माइनस माइनस यहाँ पे +5 हो गया, +5 -1, तो इसका आउटपुट आएगा 4। इसमें रन करके दिखता हूँ एक बार, अभी भी 6 आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन को शायद कंसिडर नहीं करता, मुझे अच्छे से याद नहीं है ये, और ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसका आउटपुट डायरेक्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे -5 करेंगे तो -5 -1 -6 आ रहा है। इसका फॉर्मूला ये होता है, पहले नेगेटिव लगाओ -1 कर दो, तो ये -6 आना आएगा। ये हो गया अपना बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ सारे हमने हमारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए, जितने भी ऑपरेटर्स थे। अब इसमें मैं क्वेश्चन लेके आया था लेकिन बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मेरे पास टोटल इसके 7 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और फिर वहां से हम क्वेश्चंस करने के बाद डायरेक्ट अपना ये स्टार्ट कर देंगे, सेट लिस्ट टपल, ये सब हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम फिर
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा तो आप एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस में मजा आ रहा है तो आप अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर सकते हैं। और ये सीरीज पूरा देखिएगा पाइथन का, मैं पूरे एंड तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।